इंसुलिन को कहा जाता है कैंसर प्रोमोटिंग केमिकल। क्या प्रोसेस्ड फूड से बाहर के खाने से भी कैंसर होता है? और जिन कंटेनर में वो पैक होके आते हैं वो कितने खतरनाक हैं? प्रोसेस्ड फूड स्टैंड्स फॉर पी स्टैंड्स फॉर पॉइजन, शैतान की रसोई। जितने लाल पीले हरे डब्बे में बंद चीज़ें आ रही हैं, क्या चीनी से कैंसर होता है? जवाब है हाँ होता है। HSSF, हाई इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट। अब हर दिन हर इंसान के बॉडी में कैंसर सेल बन रहा है। क्या ये मोबाइल कैंसर की वजह हो सकता है? फॉरगेटफुलनेस मोबाइल करा रहा है। एक महीने में एक इंसान 12 किलोमीटर थंब से स्क्रॉल कर लेता है। बिना लगाए सनस्क्रीन धूप में जाने से कैंसर होता है, स्किन कैंसर। बिल्कुल होता है। मोटापा भी कैंसर का कारण हो सकता है। कैंसर बीमारी है ही नहीं। कैंसर बीमारी नहीं है। कैंसर बीमारी नहीं। नमस्कार, द अर्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक रिसर्च आई जिसमें कहा गया कि भारत कैंसर कैपिटल बन गया है। 2040 तक स्थिति और खराब हो सकती है। चीन कैंसर के मरीज के मामलों में नंबर 1, अमेरिका नंबर 2 और भारत नंबर 3 पे है। जब ये आंकड़े सुनते हैं तो मन में डर बैठता है, दहशत बैठती है। ऐसे में एक डॉक्टर जो ये कहते हैं कि भारत कैंसर के एटम बम पर बैठा हुआ है, जब ये बात सुनी तो लगा इस पर बात की जानी ज़रूरी है। और डॉक्टर अंशुमान कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कैंसर सर्जन हैं। 40,000 से ज़्यादा कैंसर मरीजों का ऑपरेशन कर चुके हैं और लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से समझते हैं। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर अंशुमान कहते हैं कि हम ऐसी बीमारियों को मैनिफेस्ट करते हैं। इस पॉडकास्ट में आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप तलाशते हैं, जो आप सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी कैसे जिए, क्या चीज़ें हैं जो नुकसान करती, किन चीज़ों से बचे, वो सारे जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। डॉक्टर अंशुमान कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, आप आए। आप कहते हैं कि भारत कैंसर के एटम बम पर बैठा हुआ है। रिसर्च भी कुछ ऐसी ही बातें कहती हैं। मन में डर बैठता है। ये स्थिति इतनी खराब क्या वाकई में है? स्थिति तो वाकई ही है, नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अब दो सवाल है, क्या डरना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। जागरूक होने की ज़रूरत है और इस पे रिवर्सल लगा सकते हैं, इस पे ब्रेक लगा सकते हैं। लेकिन ब्रेक थोड़ा इसका स्लो है। आज अगर हम ब्रेक लगाना चालू करेंगे तो इसका परिणाम 10 साल बाद दिखेगा। लेकिन बार बार मैं जागरूकता इसलिए कर रहा हूँ कि ब्रेक लगाना शुरू तो कर दो। व्यक्तिगत स्तर, सामुदायिक स्तर और सरकार नीति निर्धारण के स्तर, 3 जगह ब्रेक की ज़रूरत है। तीनों ब्रेक फेल चल रहे हैं। अभी एक्सीलेटर पे पाँव दबा हुआ है सबका। इस गाड़ी को रोकनी पड़ेगी। ये गाड़ी रोकने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा किस पर है? हर व्यक्ति के ऊपर। इसलिए कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की चिंता खुद करे, पहली बात। दूसरी बात कि नीति निर्धारण वही चुने जाएंगे जो आपके बीच से जाते हैं। उनको चुनता कौन है? आपको जो चाहिए मिल जाता है। आपको स्वास्थ्य भी चाहिए, स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य की प्राथमिकता जब मैं बोलता हूँ तो लोग समझते हैं कि अस्पताल खुल तो रहे हैं, वो बीमारों का अस्पताल खुल रहा है। स्वास्थ्य को समझना जरूरी है आपका। मॉडर्न मेडिसिन कहता है नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, सिर्फ बीमारियों का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग हेल्थ है। आयुर्वेद क्या कहता है? सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन सुस्थिति अभिधीयते। मतलब सारी दोषों मल क्रियाओं का सम अवस्था में होना, न बढ़ा होना न कम होना। आत्मा, इंद्रिय, मन, मतलब मेंटल हेल्थ को भी आयुर्वेद ने 10,000 साल पहले एड्रेस कर दिया कि इसका सम अवस्था में होना स्वास्थ्य है। मतलब स्व स्थिति इति स्वास्थ्य। जैसा इंसान एक आज है बिना किसी दवाइयों के, इसी स्थिति में रहे, वो उसी इंसान को स्वस्थ कहेंगे। अब इस पे चर्चा क्या होनी चाहिए? वेलनेस एंड लॉन्जेविटी प्रोग्राम, कि आप स्वस्थ रहें और साथ में जीवन आपकी उम्र आपकी बढ़ती जाए, इस पे काम होना चाहिए। तो हम तो जब बीमार होते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, हम स्वस्थ होते हैं तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि डॉक्टर की परिभाषा बदल गई। डॉक्टर जो शब्द निकला, डॉसियर, लैटिन वर्ड से निकला, जिसका मतलब था शिक्षक। तो डॉक्टर समाज का शिक्षक था, समाज को जागरूक करता था, स्वस्थ रखता था, और उसमें कोई बीमार पड़ जाए उसका इलाज भी होता था। लेकिन आज डॉक्टर ने अपना मतलब बदल दिया, सेकेंडरी रोल पहला कर लिया और प्राइमरी रोल गायब हो गया। पब्लिक भी समझ रहे हैं डॉक्टर का मतलब चिकित्सक जो इलाज कर देगा। ये सेकेंडरी रोल है डॉक्टर का। पहला रोल है कि लोगों का वेलनेस प्रोग्राम पे बात करें, नीति कैसी होनी चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, और उसके बाद कोई बीमार पड़े उसका इलाज भी कर दे। ये होना चाहिए डॉक्टर का रोल। अब ये कैसे होगा? अभी संभव है नहीं। क्या सुधारने की जरूरत है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ
एंड फैमिली वेलफेयर लिखते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेकिन वहाँ बात किसकी होती है? कैंसर के इलाज के लिए कितने अस्पताल खोल दिए गए? तो इसको कर दो मिनिस्ट्री ऑफ डिजीजेज एंड अनफेयर, नॉट वेलफेयर। आप कहते हैं हेल्थ केयर हॉस्पिटल को, लेकिन कौन से हॉस्पिटल में आप स्वस्थ व्यक्ति, जो आपने सवाल पूछा, कि जाए और कहे कि मैं और कैसे स्वस्थ रहूं, कोई कोना है? वेलनेस लॉन्जेविटी का कोई कोना नहीं है। तो उसका नाम सिक केयर कर देना चाहिए कि बीमारियों का इलाज कर रहे हैं आप, सिक केयर रखिए, हेल्थ केयर मत रखिए। और हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य का इंश्योरेंस कहा जाता है, लेकिन कब आपका काम आता है? जब आप बीमार पड़ते हैं। तो उसका सिक इंश्योरेंस नाम होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस नाम नहीं होना चाहिए। तो इनको सुधारने की जरूरत है कि वेलनेस एंड लॉन्जिविटी पे ज़्यादा काम हो, ये ज़्यादा प्रायोरिटी हो, और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जाए उसकी बात करे तो उसके लिए कोना तैयार हो कि कहाँ जाके वो मिले, किससे मिले। आज इसका व्यापार चल पड़ा, वेलनेस लॉन्जिविटी का व्यापार यूट्यूब पे चल रहा है, कोई आयुर्वेद के नाम पे कर रहा है, कोई किसी नाम पे कर रहा है, योगा, वो कोई वेलनेस नहीं है। नेचुरोपैथी, अलग-अलग चीजें बताई जा रही कभी हैं। भी ह्यूमन साइंस, मेडिकल साइंस नहीं, ह्यूमन साइंस ऐसा हो ही नहीं सकता है, हॉलिस्टिक साइंस है। इसमें हर चीज़ का उतना ही रोल है, अहम भूमिका हर चीज़ की है। कोई भी विज्ञान परिपूर्ण हो ही नहीं सकता है हॉलिस्टिक मेडिकल साइंस के लिए। मैं इस चीज़ पे आऊँगी कि किस किस चीज़ से कैंसर होता है, लेकिन उससे पहले क्या आपने जब ये शुरू की थी, पढ़ाई शुरू की, उसके बाद जब आप कैंसर सर्जन बने, तब से अब मामले आप अपने आप ज़्यादा देख रहे हैं? आप एक दिन में कितने ऑपरेशन करते हैं, कितने मरीज सामने आते हैं? क्या ये संख्या इतने सालों में बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। कभी लोगों को लगता है कि शायद मैं ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ कैंसर केसेज बढ़े हैं। जब पूरी डिग्री करके जब मैं कैंसर सर्जन बन के काम चालू किया, तब मेरे पास एक जनपद से कोई मरीज आता था, कहता था मैं उस जनपद से आया हूँ। शायद उस जनपद से साल 2 साल कोई मरीज नहीं आता था। आज हालत ये हुई है कि मोहल्ला घर होता हुआ अब कहता है कि मेरे भाई का आपने ऑपरेशन किया था, मेरी माता जी का आपने इलाज किया था, अब मुझे कैंसर हो गया है। वाकई कैंसर केसेज बढ़े हैं। अभी भी टिप ऑफ आइसबर्ग इंडिया में रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसका कारण आप समझिए, छोटी जगहों पे कैंसर के मरीज का पता चलता है, या तो इलाज नहीं कराता है या उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। ICMR के पास हम लोगों को रिपोर्ट करना होता है जब आप कैंसर केसेस इलाज करते हैं नोटिफाइबल डिजीज के तहत, और उसका एक आंकड़ा बनता है जिस आंकड़े से हम तय करते हैं कि भारत में भी कैंसर के कितने रोगी हैं। लेकिन आज भी कई बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि यूनिक ID आधार कार्ड से लिंक करो, कैसे भी लिंक करो, कैंसर का मरीज कहीं भी डिटेक्ट हो, उसकी रिपोर्ट सारी जगह ऑनलाइन आ जाए, ताकि हमें एक्चुअल आंकड़ा और किस कोने में कौन से कैंसर की संख्या बढ़ रही है इसका पता हो, ताकि हम उस पर रोकथाम पे काम कर सकें। जिसका नहीं है तो ये अंडर रिपोर्टिंग है जितने केसेज अभी आप देख रहे हैं, जबकि केसेज इससे कई गुना ज़्यादा है। क्या कैंसर अनुवांशिक है, हेरिडिटरी है? पेरेंट्स को है या फैमिली में किसी को है तो आपको होगा, जैसे डायबिटीज़ है, बाकी कुछ बीमारियों के लिए हम कहते हैं, वही क्या कैंसर भी है? कैंसर से 5 से 15% अनुवांशिक है। सिर्फ 5 से 15%। जो एक फैमिली में कुछ जीन ऐसा चला, एक माता जी को हुआ, उनकी नानी को हुआ, माता जी को हुआ, बेटी को हुआ, ऐसे जैसे उदाहरण के तौर पे फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर, ब्रैका जीन पॉजिटिव, एंजेलिना जॉली का आपने केस सुना होगा, उनकी नानी को ब्रेस्ट कैंसर था, मदर को था, इन्होंने टेस्ट कराया, ब्रैका पॉजिटिव आया, इन्होंने पहले सर्जरी करा ली कैंसर होने से पहले। सिर्फ 5 से 15%, सारे कैंसर को मिला दें सिर्फ 5 से 15% अनुवांशिक हैं। बाकी सारी चीज़ें आपके वातावरण से आती है। जैसे डायबिटीज़ भी, सारे डायबिटीज़ अनुवांशिक नहीं है। या तो आपको लग सकता है एक फैमिली में कैंसर के केसेज या डायबिटीज़ केसेस क्यों कॉमन होते हैं? क्योंकि आपकी जीवन शैली, आपके खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका और वातावरण सेम साझा कर रहे हैं सभी लोग, सेम प्रिडिस्पोजिशन आपके रिस्क फैक्टर में आया और कैंसर हुआ। एट द सेम टाइम कुछ खास लोग कुछ खास तरह की चीज़ों से ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, मतलब उन पे ज़्यादा असर होता है। ये हो सकता है आपके फैमिली में ज़्यादा हो, जिसको हम कहते हैं फैमिलियल ससेप्टिबिलिटी। आप ससेप्टेबल थे, आप पे तंबाकू ज़्यादा नुकसान कर गया या कोई भी चीज़ ज़्यादा नुकसान की, दूसरे पे देर से नुकसान कर रही है, इतना ही अंतर हो सकता है। क्या स्मोकिंग से, सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होता है? बिल्कुल 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्मोकिंग ही नहीं, तंबाकू के अच्छा, किसी उत्पाद उसमें भी से। कुछ लोग कहते हैं कि तंबाकू से होता है या उसके कागज से होता है, ये भी एक फिलॉसफी चलती है। देखिए, व्यापार है, टोबैको लॉबी एक बहुत बड़ी लॉबी है और हर समय ये कुछ न कुछ व्यापार की बातें करते हैं। इसमें हमारे तो अफसोस बस कुछ स्वास्थ्य मंत्री भी बनते हैं, वो भी कह देते हैं कि ई सिगरेट से कैंसर ज़्यादा होता है या नुकसान ज़्यादा होता है, कुछ ऐसा कहते हैं, और सिगरेट से कम होता है। ये लॉबी का प्रेशर है। ये भी स्टेटमेंट आया था एक बार, क्योंकि ई सिगरेट ऑनलाइन
सेल ज़्यादा हो रही थी। ई सिगरेट से भी कैंसर होता है? बिल्कुल होता है, उसमें पैराल्डिहाइड होता है। देखिए कैंसर, तंबाकू पहले एक एक करके करें, सिगरेट को कर लेते हैं। तंबाकू में 3200 केमिकल, 3200 केमिकल ऑफ कंसर्न है, मतलब की है, हमारे स्वास्थ्य को असर करती है। उसमें 70 केमिकल कैंसर फॉर्मिंग है, 70, जिसको लेबोरेटरी में प्रूव किया जा चुका है। ई सिगरेट में निकोटीन लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है, इसको वेपराइज करके, इसीलिए वेपिंग कहते हैं उसको, वेपराइज करके आप लेते हैं। लेकिन उसमें साथ में फॉर्मल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड, हैवी मेटल्स जैसे लेड, मरकरी, इस तरह की चीज़ें आप इनहेल करते हैं। धुआं इटसेल्फ आप लेते हैं। दूसरा, वेपिंग करने वालों को ये एक साइकोलॉजिकल फील होता है, मैं सिगरेट तो नहीं ले रहा हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो आप क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं और आप भी बाकी असर जो निकोटीन का है, जिसमें टैकीकार्डिया होना, हार्ट में पैल्पिटेशन होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, नपुंसकता होना, उसके अलावा कैंसर भी आपका बढ़ जाता है। क्या हम इसी कैटेगरी में गुटखा और जो लोग हुक्का पीते हैं वो भी रख सकते हैं? गुटखा तो आप कहें कि जहर की पुड़िया है तो अतिशक्ति नहीं है। उसका कारण क्या है? हर तंबाकू का उत्पाद खराब है, लेकिन गुटखे में क्या है कि जिस तरह से गंदे तत्व उसमें मिलाए गए हैं, चूने के नाम पे, फ्लेवरिंग एजेंट के नाम पे, जो केमिकल है, और उसको मुंह में लोग दबा के रखते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट कार्सिनोजेन, मतलब संपर्क में आने के बाद जो कैंसर कराता हो, गुटखा उस कैटेगरी में है। साथ में गुटखा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक बीमारी कराता है, जिससे मुंह कम खुलता है, और ऐसे व्यक्ति में कैंसर के केसेज, मतलब कैंसर पनप गया लेकिन मुंह कम खुलने के कारण डिटेक्ट नहीं होता है। तो मैं अपने अनुभव में देखता हूँ कि ऐसे रोगी बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं। इनको खाने में मुंह में जलन हो रही होती है, लेकिन इनको लगता है मैं गुटखा खाने से चूने से कट गया होगा इसलिए जलन हो रही है। इनका केस इग्नोर होता है। आमतौर पे गुटखा खाने वाले या तो मीडियम क्लास के, सोशियो इकोनॉमिक क्लास के होते हैं, या लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास के। उनके पास ट्रीटमेंट अफोर्ड करने की क्षमता नहीं होती है, एडवांस स्टेज होता है। ये लेबर क्लास के लोग आमतौर पे देखे जाते हैं, जो मेन जो कमा रहे हैं उनसे उनका पूरा परिवार चल रहा होता है, और एक प्रोडक्टिव एज ग्रुप इसके चपेट में आ चुका है। और इटसेल्फ ये जहर, गुटखा जिसको आप कह रहे हैं, ये जहर एक कैंसर है समाज का, ये बहुत बड़ा कैंसर है। डॉक्टर, आजकल लोगों को बाहर का खाना खाने की बहुत आदत है, साथ में प्रोसेस्ड फूड। जब बाहर का खाना खाते हैं, ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड हम घर में लाके पैकेट बंद, वो भी पैकेट खोल के खाते हैं। क्या प्रोसेस्ड फूड से, बाहर के खाने से भी कैंसर होता है? और जिन कंटेनर में वो पैक होके आते हैं वो कितने खतरनाक हैं? प्रोसेस्ड फूड स्टैंड्स फॉर पी स्टैंड्स फॉर पॉइजन। तो मैं हर समय प्रोसेस्ड फूड को कहता हूँ पॉइजन। अब मैं इसको बताता हूँ क्यों। प्रोसेस्ड फूड में आप क्या क्या चीज़ रखेंगे? ब्राज़ील का एक क्लासिफिकेशन, नोवा क्लासिफिकेशन, जिसने प्रोसेसिंग ऑफ फूड को क्लासिफाई किया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 फूड एज इट इज़ नेचुरल चीज़ें जो आप खा सकते हैं, जैसे फल आपने पेड़ से तोड़ा खा लिया, क्लास 1 फूड है। क्लास 2, धान छिलका उतारा, चावल बन गया, ये 2 तक प्रोसेसिंग आपके लिए। 3 और 4 जो फैक्ट्री से चीज़ें, जैसे चोकर निकाल के आटा तैयार किया गया, जो पैकेट बंद आटा लाते हैं, चोकर निकाल दिया जाता है। प्रकृति जब भी आपके लिए खाना तैयार करती है तो कहती है एज इट इज खाओ, मतलब गेहूं को पीस लो, उसका हस्क और स्टार्च, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, सारी चीज़ें एज इट इज खा लो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आटा बहुत बारीक होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, तो आपको डीहस्किंग करके दिया जाता है, केमिकल से उसको वाइट किया जाता है, आप जहर खाते हैं। ये क्लास 3 एंड क्लास 4, इसको ऐसे समझें कि एप्पल क्लास 1, एप्पल को आपने क्रश करके स्मूथी बना लिया, क्लास 2, एप्पल चोकोपाई बना दिया, क्लास 3, एप्पल जूस निकाल के उसमें चीनी मिला के डब्बे में बंद कर दिया, क्लास 4। अब इसको भारत की क्लासिफिकेशन जो मैं क्लासीफाई करता हूँ, भगवान की रसोई, एज इट इज़ जो खाना नेचर ने आपको दिया खा लिया, आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन भारतीय रसोई में बन रही है। इंसान की रसोई ये भी खा सकते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी आप खाइए घर की, स्वस्थ रहेंगे। शैतान की रसोई, जितने लाल पीले हरे डब्बे में बंद चीज़ें आ रही हैं, पैकेट में चीज़ें आ रही है, अब जरूर देखिए बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए लाल रंग का जरूर इस्तेमाल किया जाएगा कि इंद्रधनुषी रंग जो विविग्योर स्पेक्ट्रम में रेड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, दूर से अट्रैक्ट करता है, इसीलिए रेड लाइट सिग्नल पे रेड रुकने के लिए इसलिए सेलेक्ट किया गया था कि दूर से दिखेगा। तो बच्चे दूर से अट्रैक्ट होते हैं रेड
कलर से और आप अट्रैक्ट। ये शैतान की रसोई। कभी शैतान आपको स्वस्थ रखने के लिए खाना नहीं बनाएगा। और इतना बड़ा ये मकर जाल है, पहले प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड तैयार किया गया, उससे आपके इम्पॉर्टेंट की चीज़ें जैसे फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट निकाल दिया गया, केमिकल से ट्रीट किया गया। क्यों ऐसा किया जाता है? आप सोच रहे हो कि तो ऐसा करता क्यों है? शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ताकि ये खाना ज़्यादा दिन तक चले। बिग बाजार जैसे मार्केट में कहीं पे शेल्फ मतलब अलमीरा पे रखा रहे, हम और जो आटा लेके आते हैं वो खराब नहीं होगा। आप गेहूं का आटा पिसाइए, आपको 15 दिन में कीड़े कीड़े पड़ लग जाएंगे, हाँ। क्योंकि उसमें इंसेक्टिसाइड नहीं होगा, उसमें प्रोसेसिंग नहीं की गई है। लेकिन इंसान शेल्फ लाइफ बढ़ी हुई चीज़ें ले रहा है, सेल्फ लाइफ कम कर रहा है, अपनी उम्र कम कर रहा है। क्यों? प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाने से आपको टाइप 2 डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, हार्मोनल डेफिशिएंसी, ओबेसिटी और कैंसर, ये बीमारियां हो रही हैं। ये लेबोरेटरी में से लेके सारे रिसर्च में इस्टेब्लिश कर दी गई। तो फिर सोच रही हूँ कि ऐसा किया क्यों जा रहा है। 1970 तक खाने की कमी थी, ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम थी। तो हुआ, फूड इंडस्ट्री ने अच्छा काम किया कि खाने उत्पाद को बढ़ाया जाए, उत्पाद को दूर तक पहुंचा दिया जाए सुरक्षित। इसके लिए फूड इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हुआ। लेकिन रिवोल्यूशन का इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्या हम सब लोग इतने बदल जाएंगे? ये फूड इंडस्ट्री भी ने कभी नहीं सोचा था कि हम कंफर्ट जोन में इतने बदल जाएंगे। आज भारत का कोई भी सिटी ऐसा नहीं है जिसके आसपास 100 किलोमीटर के अंदर गांव नहीं है। अगर चाहे तो फार्मर से डायरेक्टली वो अप्रोच करके आज भी नेचुरल खाना खा सकता है। भाई, आप लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में नहीं है कि आपके पास कोई खेत नहीं है। आप शुद्ध खाना आप प्रोक्योर कर सकते हैं, ये संभव है। लेकिन मजबूरी ये हो गई कि इंसान अपने लाइफ को, अपने प्रोफेशन को लाइफ समझ चुका है। मतलब प्रोफेशन को हर समय मैं कहता हूँ, इससे पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द एंटायर लाइफ। हाँ। इसको एक हिस्सा समझो जिससे रोजी रोटी तुम्हारी चलती है। लेकिन लाइफ क्या है? लाइफ को समझो। अब लोगों को ही नहीं पता है। चलिए, इस पे एक शेर बड़े उस्ताद हैं उनका कहते चलो, जिंदगी क्या है अनासर में जहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। लोग समझते हैं लाइफ यही है, अनासर में जहूर तरतीब। जो भी हम रोज जी रहे हैं, मैनिफेस्टेशन ऑल द कॉम्पोनेंट्स इज लाइफ। सिर्फ प्रोफेशन नहीं लाइफ है, लोगों से मिलते हैं, आपका वातावरण, जो भी चीज़ें करते हैं, सब कुछ जिंदगी में हो तभी लाइफ है। मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ये जो कंपोनेंट्स आपने इकट्ठे किए, ये धीरे धीरे अगर परेशान, मतलब आपके दोस्त नहीं मिले, सोशली आपको बैकआउट कर दिया जाए, फाइनेंशियली आप कमज़ोर पड़ जाएं, मेंटली आप गड़बड़ हो जाएं, डेथ है, इज इक्वल टू डेथ। तो इसलिए लाइफ को थोड़ा अच्छे तरीके से हम समझें और ये माने कि ये जो फास्ट लाइफ कर लिया, फास्ट फूड कर लिया अपने लाइफ में, लाइफ नहीं है आपकी। अपने लिए थोड़ा समय निकालिए और 1/3 ऑफ लाइफ प्रोफेशन को दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। आप ऐसे डॉक्टर हैं जो मॉडर्न साइंस के अलावा नेचुरोपैथी, योगा, इस पर भी आपने पढ़ाई की, आपने पीजी किया है। आप अपनी डिग्रीज बताइए। इतनी सारी डिग्रियां, मुझे लगता है कोई कैसे इतनी पढ़ाई कर सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ अभी भी। जितना उम्र बीतता जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ अज्ञानता मेरी उतनी। ये इसलिए ना क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर सिर्फ मेडिकल साइंस की बात करते हैं। आप शायद होलिस्टिक बात इसलिए कर पाते हैं, लाइफस्टाइल की बात इसलिए कर पाते हैं, हेल्थ की जगह वेलनेस की बात इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपको दूसरे एस्पेक्ट भी पता है। बिल्कुल ठीक बात है। मेडिकल साइंस के बियॉन्ड भी एक साइंस है, ह्यूमन साइंस। मानवता का विज्ञान मेडिकल साइंस से बहुत ऊपर है। और मानव को मानव रखने में ही जो मज़ा है, वो मज़ा कहीं नहीं है। तो आपने नेचुरोपैथी और योगा में भी, देखिए, मैंने MBBS जो हमारी बेसिक डिग्री होती पहले की, तब तो बहुत अहंकार था कि डॉक्टर बन गए। फिर मैंने MS सर्जरी में किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने MCH किया ऑन्को सर्जरी में गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से। MRCS मैंने एडिनबरा से किया, जो विदेशी डिग्री है स्कॉटलैंड से। उसके बाद मैं प्रैक्टिस में आ गया एज ए कैंसर सर्जन। फिर मैंने देखा कि मैनेजमेंट स्किल हम लोगों का एज ए डॉक्टर बहुत गड़बड़ है। जब हम लोग बैठते थे तो कोई भी नॉन डॉक्टर उसमें ऐसी बातें कर देता था। हम डॉक्टरी तो जानते थे, लेकिन नॉन डॉक्टरी की बात नहीं जानते थे, फाइनेंस नहीं जानते थे, अकाउंटिंग नहीं जानते थे। तो मैंने MBA कर लिया हेल्थ केयर में। फिर इन्वायरमेंट पे और इन चीज़ों पे जब मैं बात करता था तो लॉ की जानकारी मुझे नहीं थी, संविधान की जानकारी नहीं थी, ड्रग एंड मैजिक रेमेडियल ऑब्जेक्शनल एक्ट की जानकारी नहीं थी। तो मैंने LLB कर लिया चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एक होता है क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें आप देखते हो NABS सर्टिफिकेशन, ISO सर्टिफिकेशन, ये किया। उसके बाद फिर मैंने योगा में BHU वाराणसी से डिग्री की।
और अभी मैं कर रहा हूँ सिम्बायोसिस पुणे से डिजिटल मार्केटिंग एंड साइबर लॉ, उसमें कोर्स कर रहा हूँ। हैट्स ऑफ टू यू। लोगों को लगता है इतने साल, जब आप कैंसर सर्जन बने तो इतने सालों की पढ़ाई जाती है, उसके बाद आप अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। आउट ऑफ पैशन में फिलोसफी और साइकोलॉजी रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, ये अर्ली एज से आदत है। वो आपसे बात करते हैं तो वो समझ में आता है कि आप फिलॉसफी वाकई बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और समझते हैं उसको। अच्छा, क्या चीनी जो सबसे ज़्यादा एडिक्टिव बनाती है, और जितने भी प्रोसेस्ड फूड डिब्बा बंद पैकेट बंद खाने आते हैं उनमें चीनी होती है, क्या चीनी से कैंसर होता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों को जोड़ दें तो जवाब है हाँ, होता है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। कैसे? शुगर जब हम बोलते हैं तो लोग समझते हैं मीठी चीज़। आमतौर पे ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो टेबल सॉल्ट है, लोग उसी को चीनी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी मीठी चीज़ शुगर के कैटेगरी में है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज ये सब आमतौर पे चीनी के कैटेगरी में माना जाता है। चीनी को अगर कहूँ बच्चों के लिए अल्कोहल तो बिल्कुल सही है। मतलब बच्चों के लिए अल्कोहल? शराब सभी के लिए हो सकता है, लेकिन बड़े शराब पी लेते हैं, बच्चे तो नहीं पीते हैं। हाँ। लेकिन चीनी के कारण वो सारी बीमारियां बच्चों में हो रही हैं जो एक शराब पीने से बड़े इंसान में होती है। जैसे चीनी अल्कोहल दोनों एडिक्टिव है, आदत लगती है। हाँ। चीनी अल्कोहल दोनों से मोटापा होता है। चीनी अल्कोहल दोनों से फैटी लिवर होता है। चीनी और अल्कोहल दोनों माइटोकॉन्ड्रियल सप्रेसेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में एक पावर हाउस है जहाँ एनर्जी जनरेट होता है। और चीनी और अल्कोहल दोनों लॉन्ग टर्म में जाके कैंसर कराता है। फिर चीनी पे सरकारें सब्सिडी क्यों देती हैं? क्योंकि सरकार को बेवकूफ़ बनाया गया। और चीनी इतना एडिक्टिव होगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शुगर की मार्केटिंग जब की गई थी तो इसका सीईओ कहाँ से आया था मालूम है आपको? कहाँ से? जो ब्राउन शुगर के नाम से आपको याद होगा, हाँ हाँ हाँ। उसका सीईओ था, वो आया था इसकी मार्केटिंग करने जब चीनी की मार्केटिंग हो रही थी। सब्सिडी दी गई। आज भी अमेरिका भी सब्सिडी दे रहा है मीठी चीज़ों पे, प्रोसेस्ड फूड पे, चीनी पे। आप किसी भी खाने को जो डब्बा बंद है, आपका ब्रेड से लेके कुलचे से लेके किसी भी खाने में, नमकीन तो आप सोचते हैं नमक का खा रहे हैं, पढ़िए उसमें लिखा होगा एडेड शुगर। अब एडेड शुगर क्यों लिखा गया, क्यों ऐड किया गया? इसलिए कि एडेड शुगर जब आप लेंगे तो ब्रेन में डोपामिन सर्ज होगा। डोपामिन सर्ज होते आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा फीलिंग, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मोर, और चाहिए। फिर उसी समय क्रेविंग होगी। एक कुकीज आपने आज 3 बजे खा ली, 7 डेज आप 3 बजे कुकीज खाइए, आपको 8th डे अपने आप क्रेविंग हो जाएगी कुकीज की, आप खाएंगे। सेम नमकीन में, अब आपको मीठा ना लगे नमकीन खाने में तो उसमें सॉल्ट, नमक की मात्रा बढ़ा दी गई। अल्टीमेटली इस तरह की चीज़ें क्या होती है, HSSF, हाई इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट। आप फैट उसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पाम ऑयल डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, पामोलिन लिखेंगे, वो पाम ऑयल है। पाम ऑयल ओमेगा 6 फैटी एसिड है। ये इन्फ्लेमेशन कराता है, शरीर में एक जलन और सूजन की प्रक्रिया जनरेट करता है, जिसके कारण यंग एज में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। लॉन्ग टर्म में ओमेगा 6 फैटी एसिड इम्बैलेंस होने के कारण कैंसर के केसेस बढ़ते हैं, मोटापा बढ़ता है, और अन्य तरह के हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज होते हैं। ये ऐड किया जाता है। अब सोच रहे हैं पाम ऑयल क्यों ऐड किया? 2 कारण। एक, पाम ऑयल सस्ता है। दूसरा, नॉर्थ इंडियन मस्टर्ड ऑयल पसंद करता है, साउथ इंडियन कोकोनट ऑयल। तो अब ये जब पैकेट फूड बनता है तो ये सोच के तो नहीं बनता है नॉर्थ इंडियन खाएगा साउथ इंडियन खाएगा। पाम ऑयल न्यूट्रल है, उसका कोई अपना टेस्ट नहीं है, तो वो दोनों जगह चल जाता है। एक तैयार किया गया पैकिंग, कहीं भी सप्लाई कर दो, साउथ इंडिया कर दो, नॉर्थ इंडिया कर दो, दोनों जगह चलेगा। सस्ता भी है, लेकिन लोगों के हेल्थ पे इतना बुरा असर पड़ रहा है, इसको हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, ये बात हुई कि हम शुगर क्यों खाते हैं, लेकिन एक ट्रेंड चलता है उसके बाद कि ब्राउन शुगर हेल्दी है, आप हम शुगर नहीं लेंगे, हम ब्राउन शुगर लेते हैं, चलता है। फिर एक आता है खांड, आता है गुड़, आता है। क्या ये कोई कैटेगरी है कि कम नुकसान, ज़्यादा नुकसान, या सब बराबर हैं? देखिए, इसको ऐसे समझिए, ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर लाइफ, एक स्टेटमेंट है, बट ग्लूकोज इज नॉट एसेंशियल इन फूड। अब कितनी बड़ी बात मैंने कही है, इसमें समझने की कोशिश करिए। हर इंसान के हर सेल को काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए या कीटोन, 2 ही कंपोनेंट हमारे इसको चाहिए। तो ग्लूकोज अगर चाहिए तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? आप खाने से ले लेते हैं, खाने से लेने में आप ग्लूकोज कम लेते हैं, फ्रुक्टोज ज़्यादा लेते हैं। फ्रुक्टोज ही मेनली मीठा कराता है, जो मैपल सिरप में, कॉर्न सिरप में, गन्ने का जूस जो नॉर्मल चीनी आती है उसमें उपलब्ध है। हाफ ग्लूकोज हाफ फ्रुक्टोज। आप ब्लड ग्लूकोज मेजर करते हैं, कभी ब्लड फ्रुक्टोज मेजर किया किसी ने? नहीं किया।
आप ब्लड ग्लूकोज मेजर करके सोच लेते हैं डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन फ्रुक्टोज आपको डैमेज कर रहा है। फ्रुक्टोज इज पॉइजन, फ्रुक्टोज आपकी ज़रूरत नहीं है। तो कहिएगा कि फिर शरीर चलेगा कैसे? जब हम खाना खाते हैं, आपके खाने में स्टार्च जैसे चावल में है, गेहूं में है, ये सब भी एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। उस कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन होता है, फैट का कन्वर्जन होता है, एमिनो एसिड जो प्रोटीन में, इसका कन्वर्जन ग्लूकोज में हो जाता है। बॉडी के अंदर लिवर में ये सिस्टम है जिसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक प्रक्रिया है। ये ग्लूकोज बना के आपके शरीर को कभी कमी नहीं होने देगा। लेकिन बड़ी मज़े की बात होती है अगर ऐसा हुआ तो। मज़े की बात ये होती है, जब ग्लूकोज या मीठी चीज़ आप लेते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होता है। हाँ। इंसुलिन जो हार्मोन है पैंक्रियाज से निकलेगा ताकि इस ग्लूकोज को धक्के दे के अंदर पहुंचा दे, ब्लड शुगर ना बढ़े। अब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जिस समय इंसुलिन बढ़ेगा उसको कहते हैं इंसुलिन स्पाइक। ग्राफ ऊपर गया, फिर नीचे आएगा। अब फिर आपने थोड़ी देर बाद फिर 2 कुकीज 1 चाय ले लिया, फिर ग्राफ ऊपर। फिर जितनी बार और जितना लंबा ग्राफ ऊपर जाएगा, इंसुलिन स्पाइक का मोटापा बढ़ाएगा। और इंसुलिन को कहा जाता है कैंसर प्रोमोटिंग केमिकल। कैंसर प्रोमोटिंग केमिकल, जी। अब हर दिन हर इंसान के बॉडी में कैंसर सेल बन रहा है। ये हमारा डिफेंस सिस्टम है जो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन बार बार अगर बॉडी में इंसुलिन स्पाइक कराएंगे, मोटापा बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगा, बीपी की समस्या होगी, और लॉन्ग टर्म में कैंसर की शिकायत बढ़ेगी, या कैंसर के रोगी हैं तो उनका कैंसर रिलैप्स होने की शिकायत बढ़ेगी। तो इंसुलिन स्पाइक को कम करने के लिए आपको क्या करना है? खाने में ग्लूकोज नहीं लेना है, प्रोटीन लें, फैट लें, ये जाकर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, या कॉम्प्लेक्स कार्ब लें, ये स्लोली टूटेगा, इसका ग्लूकोज बन जाएगा, तो इंसुलिन स्पाइक कम होगा। ईटिंग विंडो कम करें, खाने की खिड़की। अच्छा। ईटिंग विंडो कम करने का मतलब मैं क्या कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सुबह अगर 4-5 बजे जगते हैं, 9 बजे एक मील ले लें, 2-2:30 बजे दूसरा मील ले लें, उसके बाद खाना ना लें। उसके बाद कुछ नहीं खाएं? नहीं, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। लेट इवनिंग का, रात में दूध पीने का, ये सारा कन्फ्यूजन है। जनरली होता है कि रात में दूध, और मतलब रात में खाना खाओ, हाँ, मतलब ये बिल्कुल गलत है। हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं इससे ज्यादा। देखिए, ह्यूमन होमोसेपियंस, अभी हम लोग जो हैं होमोसेपियंस हैं। हमारा जब इवोल्यूशन हुआ तो हम बेसिकली हंटेरियन कल्चर से थे। शिकार करने के लिए निकल गए, जा रहे हैं, आज शिकार मिला, नहीं मिला तो क्या खाएंगे? कहीं पत्ते मिल गए, कंदमूल मिल गए, कुछ खा लिया, नहीं मिला, नहीं खाए, चलते रहे। 2-3 में शिकार मिला, पूरी फैमिली के साथ बैठे, फिस्ट किया, तो पता चला कि 24 घंटे 48 घंटे की फास्टिंग हो गई। इसी से आप देखिए, किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, किसी भी देश में फास्ट का कल्चर रखा गया था। ये बेसिकली इवोल्यूशनरी सिस्टम था, किसी धर्म से इसका मतलब नहीं था। हर जगह इवोल्यूशन में देखा गया फास्ट। अब फास्ट का लोग क्या करते हैं कि फास्ट खाएंगे लेकिन कुट्टे का के पकौड़े खा लेंगे, पकौड़े खाएंगे, उसकी पूड़ियाँ खाएंगे, नवरात्रि की थाली बन जाएगी। ये फास्ट थोड़ी है। फास्ट का मतलब बॉडी के अंदर इतना रिजर्व है आपका कि आपको जिंदा रखेगा। इतना रिजर्व हर इंसान के पास है। अब अकाल मृत्यु नहीं हो रही है किसी की, इसलिए आज इंसान खाने से मर रहा है, खाने के बिना नहीं मर रहा है। ज़्यादा खाने से मर रहा है। कई लोग होते हैं ना जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, मैं उनके लिए ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि ग्रीन टी पीते हैं। ग्रीन टी वो जिस पैक में आती है, जिस कागज़ में आती है, क्या वो ग्रीन टी पीना हेल्दी है या वो भी कैंसरियस? हाँ, आपने पूछा था, इसका जवाब भी दे लो। फिर ग्रीन टी का ब्राउन शुगर, तो फिर शुगर का फिर चक्कर जब चला तो मैंने कह दिया ग्लूकोज। तो अगर इस स्टेटमेंट को माने आप, तो पता चला कि आपको तो ग्लूकोज किसी फॉर्म में नहीं चाहिए, शुगर किसी फॉर्म में नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी एक एक्सक्यूज होता है कि स्वीट टीथ, हाँ, तो लेना ही है, तो जितना रॉ पॉसिबल हो, गन्ने के रस का निकला हुआ गुड़ आप ले लें, फिर भी समझदारी है। वो कब लें? यूजुअली दोपहर के खाने के बाद एज डेजर्ट लें। खाली पेट ग्लूकोज स्पाइक ना लें। मतलब आपने सब्जी खा ली, प्रोटीन खा लिया, उसके बाद लास्ट में आप कुछ मीठा गुड़ के फॉर्म में ले लें, बेहतर है। क्यों बेहतर है? ब्राउन शुगर बनाने में, ब्राउन शुगर एज इट इज़ कोई नहीं बना रहा है। ब्राउन शुगर उसको कहते थे, गुड़ का करते करते रवेदार जब होता था उसको कहते थे। अब कोई नहीं बना रहा है। अब बेसिकली केमिकल मिला के फैक्ट्री में ब्राउन शुगर तैयार कर रहे हैं, वो आपके लिए केमिकल दे रहे हैं। शुगर बिल्कुल नुकसानदायक। इवन आर्टिफिशियल स्वीटनर, लोग समझते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर बड़ा ये अच्छा है, इस चक्कर में लोग डाइट करके कोल्ड ड्रिंक आती है वो पी लेते हैं, उसमें भी इंसुलिन स्पाइक होता है। और डाइट कोल्ड ड्रिंक, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ किसी का, लेकिन डाइट कोल्ड ड्रिंक इज हाफ बैड एज नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक। नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक में एडेड शुगर बहुत ज़्यादा है। अब हाफ बैड का मतलब क्या हो? नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक में आप थोड़ा गिल्ट में एक कैन पिएंगे, उसमें आप 2, 3, 4 पी लेंगे कि डाइट है, उसमें भी इंसुलिन स्पाइक होगा। और सेम प्रक्रिया आपकी चालू, क्योंकि टेस्ट जैसे जीव को मिला कि कुछ मीठा आ रहा है,
तो ब्रेन को सिग्नल गया, वेगस नर्व से पैंक्रियाज को सिग्नल गया, इंसुलिन निकलना चालू हो गया, फिर सेम प्रक्रिया चालू हो गई। अब आपने पूछा ग्रीन टी, देखिए तमाशेबाजी तो बहुत चल रही है, ऑर्गेनिक स्टैंपिंग भी लगा दे रहे हैं, लेकिन उसमें माइक्रो फाइबर्स, माइक्रो प्लास्टिक्स हैं उसके टी बैग में, और जितना हम माइक्रो प्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक को अपने खाने में, पीने की चीज़ में कम करें उतना बेहतर होगा हमारे लिए। दूसरा, डस्ट पार्टिकल उसमें पैक करके बेचा जा रहा है, तो बेहतर हो ग्रीन टी ही पीना चाहें, बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप रॉ लीव्स लें, ग्रीन बना के पिए, अच्छी चीज़ है। ब्लैक टी, गोल्डन टी, ब्राउन टी, वाइट टी, ब्लू टी, सब मैं पीता हूँ, लेकिन मैं रॉ प्रोक्योर करता हूँ, पैकेट वाला नहीं है साहब। पैकेट वाला नहीं। तो कोशिश आप करें कि जितना रॉ पॉसिबल हो, जितना डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स पॉसिबल हो, आप प्रोक्योर करें, उसको लें, बेहतर है। अब ब्लू टी क्या है, अब सोचिए, अपराजिता का फूल है। अपराजिता का फूल है, हाँ, उसको पका के। अब भाई तो हमारे हिंदुस्तान के सभ्यता में था, हाँ। संस्कृति में था, तो इसको पीजिए आप डायरेक्टली, कहाँ से आप खरीद के पी रहे हैं? अब चलिए हमारे फार्म पे जाइए, वहाँ से ले आइए ब्लू। और ये तो ऐसा है अपराजिता जो आप घर में ही घर में लगा सकते हैं। अपने पॉट में फ्लावर, घर में बालकनी में आपकी है, आपकी छोटी सी बालकनी में फ्लावर पॉट में ये उगाते हैं, बड़े गमले में आप लगाइए, आराम से उगाती है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, इसी कैटेगरी में क्या एल्युमिनियम फॉइल या जो पैकिंग पेपर्स आते हैं उनको भी आप रखते हैं? ये भी उतना ही नुकसान करते हैं? पैकिंग पेपर में जो कोटिंग की जाती है, PFAS की कोटिंग होती है, पर पॉलीफ्लोरो एल्कलाइल सब्सटेंस। PFAS आपने सुना होगा बीच में, फॉरएवर केमिकल, या कयामत से कयामत तक रहने वाला केमिकल, एक रासायनिक तत्व। ये भी एंडोक्राइन डिसरप्टर है, जो माइक्रोप्लास्टिक्स में भी पाया जाता है, नॉन स्टिक तवे में पाया जाता है, रैपिंग पेपर में। आपका पिज़्ज़ा जब कवर होके आता है तो पिज़्ज़ा के ऊपर जो एक पेपर डाला रहता है, आप देखिए उसमें स्टेन, ऑयल का स्टेन लगता है, इसीलिए डाला जाता है कि यूजुअली ग्रीज फ्री माना जाता है उस पेपर को, लेकिन उसमें PFAS है। खास करके जब गर्म खाना उसमें पैक करके आप रखते हैं या पैक करके बाहर से आता है, PFAS लीक करता है आपके खाने में। PFAS जो केमिकल है, फॉरएवर केमिकल इसलिए कहा गया कि एक बार शरीर में या वातावरण में चला गया, खत्म नहीं होता है, सदैव के लिए रहेगा। और ये भी एंडोक्राइन डिसरप्टर है, ये केमिकल मतलब हार्मोन की गड़बड़ी कराएगा और कार्सिनोजेनिक है। यहाँ तक गर्भ में पल रहे बच्चों में ट्रांसप्लेसेंटल ये क्रॉस करता है, तो नवजात शिशु में PFAS पाया गया। यहाँ तक देखा गया कि इस तरह के केमिकल को कैंड फूड, कैंड जूस आप लेते हैं, नूडल्स लेते हैं लोग, कैंड सूप लेते हैं, उसमें गर्म पानी डाल देते हैं कैंड में। तो एक बड़ी अच्छी स्टडी की गई है अमेरिका में कि 2 ग्रुप तैयार किया गया, दोनों ग्रुप का यूरिन सैंपल लिया गया और उसमें चेक किया गया थैलेट्स और PFAS की मात्रा कितनी है। उसके बाद एक ग्रुप को बिल्कुल रॉ जूस सूप बना के पिलाया गया 5 दिनों के लिए, एक को कैंड सूप जो पीते थे उनका। 5 दिन बाद सैंपल जब लिया गया तो जिन्होंने कैंड सूप पिया था उसमें थैलेट्स की मात्रा उनके पेशाब में 1000 गुना बढ़ी पाई गई। अब थैलेट्स एक केमिकल है, PTHALATES, थैलेट्स, ये केमिकल है जो एंडोक्रीन डिस्टर्बेंसेज, महिलाओं में आज देखिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, स्तन में गठान का होना जिसको फाइब्रोसिस्टिक डिजीज कहते हैं, दर्द का होना या हेयर फॉल का होना, बहुत सारे इस तरह के एंडोक्रीन डिस्टर्बन, थायराइड की कमी ये कराता है। लंबे समय के बाद कार्सिनोजेनिक है, बच्चों में अगर गर्भ में पल रहे बच्चों में पहुंच जाए म्यूटाजेनिक है, उसका DNA बदल देता है, ये ऐसा केमिकल है तो पाया गया। तो भाई क्यों पीना है कैंड जूस, कैंड सूप क्यों पीना है? आप फ्रेश पीजिए। और मुझसे तो पूछिएगा तो मैं कहूँगा जूस मत पीजिए, कि उसमें एडेड शुगर और आप ले रहे हैं, फाइबर हटा दे रहे हैं, तो फल खा लीजिए, फाइबर के साथ खाइए, एंटीऑक्सीडेंट भी लीजिए, थोड़ा फ्रुक्टोज चला जाए लेकिन कम लीजिएगा, ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड अपना नहीं बढ़ाइए। क्या माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से या पकाने से कैंसर होता है? इस पे अभी रिसर्च पुख्ता नहीं आया है। ये माना गया है कि बहुत रेगुलर बनाने से फ्री रेडिकल्स हम कहते हैं, जैसे O2 पॉइंट करके फ्री रेडिकल ज़्यादा बनता है, जो हमारे सिस्टम को जाकर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनाता है। ऐसा एक हाइपोथेसिस चल रहा है, लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ है कि माइक्रोवेव में खाना बनाने से, गर्म करने से नहीं, बनाने से क्या कैंसर का चांस बढ़ेगा, अभी रिसर्च आना बाकी है। गर्म करने से नहीं है अभी। गर्म करने से नहीं है, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन में गर्म नहीं करना है, जो माइक्रोवेवेबल ग्लास का बर्तन होता है उसी में गर्म करना है। मोबाइल जो सबके हाथ में होता है, हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है जिससे हम अलग हो ही नहीं सकते। अब तो वॉलेट है, पैसा है, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाथ में मोबाइल है तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं। लेकिन क्या ये मोबाइल
कैंसर की वजह हो सकता है, इससे नुकसान होता है इतना? देखिए, एक तो डायरेक्ट मोबाइल और ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी ब्रेन का एक ट्यूमर है, उसमें रिसर्च में बहुत सारा देखा जा रहा है, बहुत कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट आ रहा है। कहीं से आया है कि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी मतलब एक तरह का ब्रेन ट्यूमर, इसका चांस बढ़ा है, किसी में आ रहा है कि चांस बढ़ा नहीं है, लेकिन ये तो तय हो चुका है कि ब्रेन वेव को डिस्टर्ब करता है। तो ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है मोबाइल को जब हम इस तरह से लगा के बात करते हैं। जो लोग फ्रिक्वेंट राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो उनके उस साइड की ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ी देखी गई, मतलब जहाँ मोबाइल का वेव ज़्यादा ब्रेन को स्टिमुलेट किया, वहाँ पे ब्रेन एक्टिविटी बढ़ी। अनिद्रा, इंसोम्निया जिसको कहते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये करा रहा है। मोबाइल का वेव और घर में लगे वाईफाई राउटर का, ये आपके नींद को डिस्टर्ब करता है, ये प्रूव हो गया। लेकिन ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग, आपने अभी सुना होगा, दो नए टर्म है, ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग और डिजिटल डिमेंशिया। फॉरगेटफुलनेस मोबाइल करा रहा है, डिजिटल डिमेंशिया 2012। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग पहले हम लोगों को समझा देते हैं, जो हाँ। हम लगातार देखते रहते हैं और रील्स देख रहे हैं। रील्स देख रहे हैं। इसका एवरेज कैलकुलेशन आया कि एक महीने में एक इंसान 12 किलोमीटर थंब से स्क्रॉल कर लेता है। 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। अब इमेजिन करें जो दर्शक देख रहे हैं कि अगर आप उनसे कहा जाए कि थंब से आप स्क्रॉल करके 12 किलोमीटर चल लें, एक महीने में चल लें, तो शायद कोई नहीं चल पाएगा। हाँ। लेकिन आपको मोबाइल ने चलवा दिया, आपके थंब 12 किलोमीटर चल लिए, आप पाँव से 12 किलोमीटर नहीं चलेंगे पूरे महीने में। तो ये है ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग की दिक्कत क्या है कि इसको हम कहते हैं पैसिव स्क्रॉलिंग। मतलब आप स्क्रॉल कर रहे हैं अंडर इन्फ्लुएंस, देख रहे हैं 1.5-2 घंटे बाद ध्यान आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक हो सकता है स्क्रीन टाइम, एक्टिव स्क्रीन टाइम, एक्टिव पैसिव स्क्रीन टाइम। जैसे आपने मोबाइल पे कोई योगा क्लास, डांस क्लास, एरोबिक्स, या बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये ऑन किया, आप पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन वेव आपका एक्टिवली काम कर रहा है, आप उससे कुछ सीख रहे हैं, मतलब टास्क मैनेजर। ये तो आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ा रहा है ब्रेन की। लेकिन जो पैसिवली रील्स देख रहे हैं, उनके ब्रेन को कमज़ोर कर रहा है, और डिजिटल डिमेंशिया एक टर्म कॉइन किया गया, उनको भुलक्कड़पन, फॉरगेटफुलनेस की प्रॉब्लम होने लगी, एकाग्रता की कमी होने लगी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, मतलब एक जगह उनको आज की जनरेशन को कहते हैं कि वो अटेंशन नहीं दे पाते, अटेंशन नहीं दे पा रहे। तो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो आज के ज़माने में डिस्टर्ब कर रही है, एक स्क्रीन मोबाइल, और दूसरा शुगर डायरेक्टली रिलेटेड है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से बच्चों में। बच्चे जितना शुगरी फूड लेंगे, चाहे पीने की चीज़ मीठी लेते हैं, चाहे खाने की चीज़, जैसे शुगर की मात्रा डाउन होगी, क्योंकि बच्चे हेल्दी हैं, इंसुलिन क्रैश करेगा उसको, क्रैश होते बच्चा इरिटेबल हो जाएगा, और फिर से या तो उसको शुगरी फूड चाहिए, या तो एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा, इरिटेबल हो जाएगा, अटेंशन नहीं दे पाएगा। सेम मोबाइल वालों की हो गई है हालत, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। और हमने तो कई अभी खबरें भी देखी कि अगर बच्चों के हाथ से मोबाइल ले लिया गया तो कितने वायलेंट हो गए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें कर दी। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ज़रा फीमेल्स ओरिएंटेड, फीमेल से जुड़ी हुई, या ये तो खैर मेल से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मेकअप की चीज़ों पे आते हैं कि सनस्क्रीन, क्या बिना लगाए सनस्क्रीन धूप में जाने से कैंसर होता है, स्किन कैंसर? बिल्कुल होता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है, क्योंकि इक्वेटर के पास है और उनकी स्किन भी ऐसी है। स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन वही है, 3 खास करके, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा, तीनों स्किन कैंसर मोटा मोटी धूप से ही संबंधित है। इंडियंस में थोड़ा प्रोटेक्शन लेवल हमारा बेहतर है उनके स्किन के हिसाब से, लेकिन अब ओजोन लेयर डैमेज होने के कारण इंडियंस भी काफ़ी प्रोन हो रहे हैं स्किन कैंसर के लिए। जितना स्किन का टेक्सचर थिन है, जिन इंडियंस का गोरे हैं कॉम्प्लेक्शन में, उनमें चांस उतना ज़्यादा है। उनके लिए हम लोग कहते हैं कि जब पीक धूप का एक्सपोजर है, उससे 15 मिनट पहले आप SPF, इंडिया के लिए रिकमेंडेड है 50 सन प्रोटेक्शन फैक्टर का सनस्क्रीन लगा के निकलें। 2 घंटे तक ये कारगर है, 2 घंटे बाद धो के हटा दें, इसको लगे हुए न रहने दें। अच्छा, क्योंकि देखिए फ़ायदा है, थोड़ा नुकसान भी है। हर सन स्क्रीन में पढ़ लें, अगर थैलेट्स और पैराबेन है तो कोशिश करें ना इस्तेमाल करें। थैलेट्स और पैराबेन, PTHALATES थैलेट्स, पैराबेन PARABEN, ये दोनों, ये फ्री भी आता है, थैलेट्स फ्री, पैराबेन फ्री सनस्क्रीन। अगर ये ले तो बेहतर है, नहीं तो उसको धो लिया करें, क्योंकि ट्रांसक्यूटेनियस मतलब स्किन से एब्जॉर्ब ये चीज़ें अंदर होती है, जो लॉन्ग एक्सपोजर के बाद दिक्कत करेगी। छाता का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैट कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं,
महिलाएं जो स्कार्फ और ये बांध लेती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी तरह से सन से प्रोटेक्ट करना है। क्या मेकअप से या लिपस्टिक से कैंसर होता है? जी बिल्कुल। देखिए सौंदर्य के प्रसाधन आज नहीं, सदियों नहीं, हजारों साल से कॉमन है, लेकिन उसमें नेचर से चीज़ें ली जाती थी। गुलाब के पत्ते, टेसू के फूल, आपके सिंदूर के पौधे से उसकी फली से सिंदूर बनाया जाता था। तो ये तो आपको एंटीऑक्सीडेंट और बड़े अच्छे अच्छे तत्व देते थे महिलाओं की सुंदरता में और निखार लाने के लिए। लेकिन उसका धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट करके केमिकल आ गया, और केमिकल की चीज़ें सारी आ गई कॉस्मेटिक में, जिसमें हेवी मेटल्स जैसे लेड आपको रेड बनाने के लिए दिया जाता है, जैसे रेड लिपस्टिक बनाने के लिए, उसके टेस्टिंग में, उसको प्रिजर्व करने में इस तरह से केमिकल का जो इस्तेमाल किया जाता है। खास करके अगर बहुत चीप प्रोडक्ट है तो नेचुरल सी बात है गुणवत्ता का उतना ध्यान नहीं देंगे। ये केमिकल्स अगर बहुत लंबे, दो चीज़ें निर्धारित होगी, केमिकल का एक्सपोजर मतलब क्वांटिटी कितनी है और कितने लंबे समय तक आप लगा के रखते हैं। अगर ये ड्यूरेशन ज़्यादा है तो एक्यूमुलेटिव डोज, इसका जमा डोज अगर एक्सीड करता है तब आपका रिस्क होगा, एंडोक्रिन सिस्टम पे अटैक होगा और कैंसर का भी चांस रहेगा। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है ओबिसोजन होता है इसमें। ओबिसोजन कहते हैं कि आप सुनती हो कहते हुए कि हम तो खाना बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे होते जा रहे हैं। तो ये मोटापा उनमें क्यों हुआ? ऐसे तत्व कॉस्मेटिक्स में हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मतलब वातावरण के प्रदूषण में ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान जो भी खाता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया को सप्रेस करता है, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट उसका कम रहेगा इंसान का, और उसकी एनर्जी पूरी पूरी मोटापे में स्टोर हो जाती है। इसको कहते हैं ओबिसोजन, मतलब ऐसे केमिकल जिसका एनर्जी प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है लेकिन मोटापा बनाने में रोल है। तो ये होता है। तो आप अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की जांच करें और तभी इस्तेमाल क्या ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें, ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए एकदम? पैराबेन थैलेट्स तो बिल्कुल हाँ, नहीं होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहिए। जितना हो सके नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। कहाँ प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मिलते हैं उनमें ऐसा, अब वो जो मार्केट में ऑर्गेनिक कह के भी कहते हैं, वो नहीं नहीं, वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कहाँ कुछ होते नहीं, हैं? वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक ला ही नहीं सकते हैं इस तरह से डब्बा बंद, ऑर्गेनिक खराब हो जाएगा। तो नेचुरल सी बात है कि सब लोग जागरूक हो चुके हैं। आप प्लांट बेस्ड डायरेक्ट सोर्स की चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। यही एक तरीका। चाहे हेयर कलर हो, अब चलिए उदाहरण हेयर कलर से ही कर लेते हैं। हेयर कलर आप कोई भी लेंगे, अमोनिया फ्री, दिस फ्री, दैट फ्री करके बोल देगा, लेकिन अल्टीमेटली हेयर कलर केमिकल है, यह मानना पड़ेगा। हाँ, तो स्किन पे भी डैमेज करेगा, एब्जॉर्ब भी होगा, ये करेगा। अब आप मान लीजिए इंडिगो एक प्लांट बेस्ड कलर है। इंडिगो, कॉफ़ी पाउडर, कत्था, लोहे की कढ़ाई में आप इसको तैयार करें, आप लगा लें। अगर कोई आपको कह दे कि हेयर कलर नहीं है तो बताएं। आप अपने हेयर के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से तय करें कि इंडिगो की मात्रा कितनी, कॉफ़ी की कितनी और कत्थे की कितनी। मैं तो फॉर्मूला भी देता चल रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको कष्ट में डाल दूँ कि आप सफ़ेद बाल लेके क्योंकि घूमें। पता तो लोग यही कहेंगे ना कि डॉक्टर साहब ने कह दिया मत लगाओ, लेकिन अब करो क्या, सफेद बाल लेके नहीं, घूमें मैं नहीं लगा रहा हूँ। आप नहीं लगा मेल रहे? तो छोड़ सकते ऐसे हैं, कम लोगों हाँ मेल तो छोड़ सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए भी ये कर लें, नेचुरल चीज़ों को कॉम्बिनेशन बनाएं और उसको लगाएं। अगर ब्राउनिश है तो आप कॉफ़ी की मात्रा बढ़ाएंगे, ब्लैकिश की तरफ है तो इंडिगो की मात्रा बढ़ाएंगे। ऐसे करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लें। टेसू का फूल लें, अपराजिता का फूल लें, गुलाब के अलग अलग फूल लें, उससे आप प्रोडक्ट अपना तैयार कर लें। तो चीज़ों को जितना हो सके नेचुरल चीज़ों पे रहें, ये बेहतर है। और अगर आपको कंपनी मेड चीज़ों पे जाना है तो कंपनी का क्रेडेंशियल, प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी जरूर चेक करें और कम मात्रा में इस्तेमाल करें। डॉक्टर भाई, कैंसर लाइफस्टाइल बीमारी ये कहते हैं, क्या कम सोने से, रात में ना सोने से, देर से सोने से क्या कैंसर होता है? बहुत बढ़िया। देखिए यही पॉडकास्ट की यही खास बात है कि उन बिंदुओं को टच कर लेते हैं जो आमतौर पे छूट जाना है। स्लीप, बिल्कुल कैंसर का सीधा सीधा रिलेशन है, नींद की कमी। एक यूनाइटेड किंगडम में नर्सेज स्टडी हुई। पहले तो जो नाइट ड्यूटी में नर्सेज काम कर रही थी उनको रिक्रूट किया गया, बाद में उन सारी महिलाओं को रिक्रूट किया गया स्टडी में जो रात में जगती थी, दिन में सो रही थी काम के माँ। देखा गया कि स्तन का कैंसर जो नाइट शिफ्ट कर रही थी उनमें ज़्यादा हुआ। अब बाद में स्टडी फिर एक्सटेंड की गई और भी लोगों को देखा गया, तो देखा गया कि ओवरऑल हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मोटापा और कैंसर ऐसे लोगों में ज़्यादा हुआ जो रात को जगे हुए हैं, दिन को सो रहे हैं। और रिफाइन किया गया इसको, सर्कैडियन रिदम एक चीज़ होती है, हमारे ब्रेन के अंदर पिनियल ग्लैंड है जो एक हार्मोन देता है मेलेटोनिन। जो देखते होंगे जेट लैग, जो अमेरिका से ट्रैवल करके आते हैं तो जेट लैग होता है, नींद नहीं आती है,
क्योंकि यहाँ दिन है वहाँ रात है, वहाँ दिन है यहाँ रात है, ऐसे होता है। तो ये हार्मोन एक्टिवेट होता है सुबह जब सनराइज होता है, तो उसकी लाइट से एक्टिवेट होता है, हमें जगाता है, और सनसेट जब होने लगता है धीरे धीरे डाउन होकर हमें सोने के लिए तैयार करता है। इसको अगर हम चैलेंज करते हैं, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, मतलब जीवन का क्लॉक है दिमाग के अंदर आपके। इसको जितना हम डिस्टर्ब करते हैं हम उतने बीमार होते हैं, और सारी बीमारियों में से एम्पेरर ऑफ ऑल द मेलेडी कैंसर होगा। तो क्लोज टू सनसेट खाना पहले हो जाए, क्लोज टू सनसेट जितना हो सके सो जाएं तो बेहतर है, रादर देन कि आप मिडनाइट के बाद जगह रहना, तो सीधी सीधी बात है कि आप बीमारी को ही निमंत्रण दे रहे हैं और कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या फिजिकल एक्टिविटी कम होने से कैंसर होता है, टेंशन होने से कैंसर होता है? और आपकी बातों से मुझे अभी तक लग रहा है कि मोटापा भी कैंसर का कारण हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कैंसर को बार बार कहता हूँ, कैंसर बीमारी है ही नहीं, कैंसर बीमारी नहीं है। कैंसर बीमारी नहीं है। इसका क्या मतलब मैं कह रहा हूँ, कैंसर को बीमारी तो डिक्लेयर इसलिए किया गया कि कैंसर की दवा है, कैंसर की सर्जरी, आईसीडी कोडिंग है, लेकिन एक्चुअल जो बीमारी है उस पर बात ही नहीं हो रही है। कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया, ओबेसिटी, ये बीमारी नहीं है। ये बीमारी नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है, किसी चीज का लक्षण है। तो बीमारी क्या है? ये आप कैसे कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन है? ये बड़ा अजीब लगता है सुन के कि ये कैसे। बिल्कुल, क्योंकि इनकी दवाइयाँ हैं, इनके पीछे बाजार है पूरा, तो इसको बीमारी का रूप देते हैं कि इसी की मार्केटिंग हो और इसी की दवा बनती रहे, तो इलाज की दवा तो बन रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसके पहले भी एक चरण है मॉलिक्यूल लेवल पे, मॉलिकुलर हेल्थ पे, वो है ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, ऑटोफेजी, इस तरह के प्रोसेस हमारे सेल के अंदर चल रहे हैं। उसको अगर हम रोक दें, उसको अगर ठीक कर दें, तो बात होगी वेलनेस की और बीमारी नहीं होगी। लेकिन उसको ठीक करना कौन चाहेगा? उस पर तो कोई बात ही नहीं करता है। कोई बात नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि बीमारी नहीं है, क्योंकि जो बीमारी है उस पर बात नहीं हो रही है। उस पर अगर बात होगी तो बीमारी होने से रुक जाएगी। लेकिन वो क्या है? वो फूडेबल है, ड्रगेबल नहीं है। आपके खाने की गड़बड़ी से वो बीमारी होती है और उसका मैनिफेस्टेशन कैंसर हो जाता है, उसका मैनिफेस्टेशन हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, ये सारी उसका मैनिफेस्टेशन होता है। उसको रोकने के लिए आपके जीवन में जो गड़बड़ी होती है उसका हर समय सूत्र देता हूँ, MMMS। इसी की गड़बड़ी से वहाँ पे गड़बड़ी होगी। फर्स्ट एम इज मील, आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं, ये आपके फर्स्ट एम मील। सेकंड मूवमेंट, जो आपने सवाल पूछा, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या है? जिम जाना जरूरी है? नहीं जरूरी है। नहीं जरूरी है। आपको टॉप टू बॉटम जब इंसान बनाया गया तो इंसान बनाया गया चल सके, उछल सके, कूद सके, पेड़ पे चढ़ सके, स्विमिंग कर सके, इसके लिए बनाया गया। मतलब कैसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट आपकी बॉडी का हो, इसके लिए इंसान बनाया गया था, ना कि बाइसेप्स डोले बना ले अब बाकी मसल्स आपकी लेकिन कमजोर कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, मसल्स वीक हो जाती है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ उसी पे, मैं खुद कह रहा हूँ। तो मूवमेंट कैसी होनी चाहिए? एवरी आवर आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, वो होना चाहिए। तो कुर्सी पे बैठे हैं, प्रोलॉन्ग स्मोकिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग एट स्पेशली फॉर 8 hours इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग आप नहीं कर रहे हैं फिर भी आपके हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर उतना ही है अगर 8 घंटे आप बैठ के काम करते हैं। तो हर घंटे आप उठें, आधा ग्लास 1 गिलास पानी पिएं और बॉडी को स्ट्रेच कर दें। इससे आपके शरीर के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट जो जनरेट हो रहा है वो ठीक होगा। अब मूवमेंट कैसे आप कहेंगे? मूवमेंट हर्ष में कहता हूँ, मूवमेंट का सूत्र है फार्म, FARB। ऐसा मूवमेंट करें जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, F, एरोबिक हो, मतलब हार्ट रेट आपका बढ़े, सांस फूलने लगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो, एंड B, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग पे बात नहीं करते हैं। 40 साल के बाद इंसान लड़खड़ाने लगता है, एक साइड गिरता है, बाथरूम में स्लिप कर जाता है। क्यों गिरता है? जिम कभी बैलेंसिंग पे काम नहीं करेगा। नहीं। जिम एक साइड मसल स्ट्रांग करा देगा, दूसरे साइड की मसल पे काम नहीं करेगा। तो FARB अगर चारों कहिए कि एक कौन सी एक्सरसाइज आप बताएंगे जिसमें हो सकता है? योगासन। अच्छा। बॉडी ही आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा देती है। मयूरासन, झूलासन, तड़ासन, बैलेंसिंग, बॉडी वेट से आप सारी बॉडी वेट से कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम बैलेंसिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी
जो सबसे बड़ी चीज है जो जिम में कभी नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती। आप रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। दूसरा, क्लोनिक ट्रेनिंग आपकी कराता है जिम। योगा आपका टोनिक कराता है, मतलब एक पोजीशन पे आके आपने होल्ड कर लिया। अब देखिए, होल्ड करके आपने रखा हो स्टैटिक, कितनी देर तक आप इस पोजीशन में रह रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है? योगासन। योगासन एक स्टेप है, योग अलग चीज है, अष्टांग योग अलग है, अष्टांग योग, उसका पतंजलि एक पार्ट के है जो, हाँ। योगासन। तो मूवमेंट हो गया सेकंड। थर्ड हो गया माइंड स्टफ, जो आपने पूछा स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस से भी कैंसर हो सकता है? स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, चारों होता है। माइंड स्टफ, ब्रेन ऑर्गन है, माइंड, ब्रेन का पूरा रिसेप्शन, प्रोजेक्शन जो हो रहा है, इसको मिला के हम माइंड कहते हैं। माइंड स्टफ इज चित्त। चित्त क्या है? महर्षि पतंजलि से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी योग क्या है? तो पतंजलि ने कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है, वही चित्त है। हर समय चंचल चित्त आपका मंकी माइंड की तरह घूम रहा है, उसके माइंड स्टफ, चित्त का समावस्था में आ जाना। आप दृष्टा भाव में आ गए। थर्ड एम एंड एस, स्लीप। 7 से 9 घंटे, स्पेशली अब 40 साल से ऊपर के हो गए हैं, 7 से 9 घंटे का पूरा अच्छे से डीप स्लीप में जाएं। 2 घंटे पहले ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन आपकी बंद हो, घर का वाईफाई राउटर बंद हो, किसी भी तरीके के ब्लू लाइट आपके बेडरूम में ना हो, बिस्तर पे कोई कंकड़ी ना हो, कोई नींद को डिस्टर्ब ना करे, पाँव धोएं, कोई भी मॉइस्चर सॉफ्टन करके पाँव पे लगाएं। ये आपको एक कंप्लीट डीप स्लीप देगा। सुबह जब जगें तो एक टेंडर, बिल्कुल हरे पत्ते की तरह फ्रेश जगें। कैसे समझेंगे आप फ्रेश जगह हैं? हेडेक ना हो, कमर में दर्द ना हो, और आँख खुलते, नींद खुलते आप बेड से तरोताज़ा बेड से उठ जाए, लगे कि बहुत दिन की शुरुआत। अच्छा, बीच में क्या हुआ, मतलब मैंने खुद को फोर्स किया, मैं इसलिए ये चीज़ कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने ऊपर इसको अप्लाई किया। कम सोने को बहुत ग्लोरीफाई किया गया, 6 घंटे, 5.5 घंटे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर एक गाड़ी है, अगर 24 घंटे, अगर 8 घंटे आप सो रहे हैं तो सोचिए आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो गई। तो इन सब चीज़ों का मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिकली मेरे ऊपर असर हुआ। मैं 8 घंटे से कम सोऊं, मेरी नींद नहीं पूरी होती है, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे प्रॉब्लम है कुछ। मैंने एक बार डॉक्टर से पूछा कि मैं ऐसा क्यों होता है कि मैं फिर सोती हूँ तो मैं पूरे पूरे दिन ही सो जाती हूँ। तो उन्होंने कहा स्लीप जो आपकी रह जाती है ना, वो बैंक हो जाती है, वो आपको पूरी करनी होती है, तो आपको इतने घंटे। इसको इतना ग्लोरीफाई क्यों किया गया फिर कम सोने को? भारत गुलाम मानसिकता के लिए फर्टाइल लैंड है, गुलामी यहाँ करी जाती है। कुछ बड़े लोग कह देते हैं हम 4 घंटे सो के काम चलाते हैं। भाई किस लिए 4 घंटे सो रहे हो? तुम इनकॉम्पिटेंट हो भाई, तुम्हें 20 घंटा काम करना पड़ रहा है इस काम को करने के लिए। 7 से 9 घंटे सो, 2 घंटे मी टाइम दो, लीजर टाइम। हर समय मैं कहता हूँ, एक बीच में बिजनेसमैन है, उसने स्टेटमेंट दे दिया कितने घंटे काम करना चाहिए, बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। उसमें मैंने कहा कि ये कभी नहीं चाहता है कि लीडर पैदा हो। लीडर मतलब इनोवेटर, स्पॉन्टेनियस थिंकर, क्रिएटर, जो नई चीज़ें दें। अमेरिका क्यों क्रिएटिविटी दे रहा है? वो कह रहा है लीजर टाइम लो। जापान फोर्स कर रहा है छुट्टी पे जाओ। भारत में आप कह रहे हो कम सो ज़्यादा काम करो, उल्टा कर रहे हो। विश्वगुरु ऐसे नहीं बनेंगे, ऐसे फॉलोअर बन सकते हैं, गुलाम बन सकते हैं। अगर आपको विश्वगुरु बनाना है तो उसको लीजर टाइम दो। लीजर टाइम किसको कहते हैं? आप ध्यान से समझिए। 3 स्थिति होती है इंसान की, अकेलापन, लोनलीनेस। उसमें इंसान मैं कितने लोगों के साथ जी रहा होता, उसने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे वर्क प्लेस में दिक्कत क्यों होती है, अकेलापन महसूस कर रहा है, लेकिन मेरा कोई नहीं है। दूसरी स्थिति हो एकाकीपन, इंसान मैं से बात कर रहा होता है, अकेले होगा और 1 to 1 अपने से बात कर रहा होगा कि अच्छा मैं उस समय मैंने ये डिसीजन लिया, गलत लिया, आगे क्या करना है मुझे, एकाकीपन। और तीसरी स्थिति होती है कैवल्य, शून्यता की स्थिति, जिस समय उसका मैं और मैं ये भी खत्म हो जाता है। उसी समय वो इनोवेटर होता है, उसी समय क्रिएटर होता है, थिंकर होता है। आमतौर पे ब्रह्म मुहूर्त में हमारे ऋषि मुनि इस स्थिति को पाते थे। और हर इंसान को जो चाहता है कि उसको लीडर मतलब नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, लीडर मतलब अपने अपने क्षेत्र का ये बनना है, उसको क्रिएटर बनना चाहिए, इनोवेटर बनना चाहिए, लीजर टाइम उसको जीना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में वो कैवल्य की स्थिति में जाए और इसको एंजॉय करे। ना उसके पास ऐसे ऐसे आइडिया जाते हैं तो फिर मुझसे बात करें। ब्रेन का इमेंस पोटेंशियल है ब्रेन के पास, उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। उसके लिए लेजर टाइम जरूरी है। लेजर टाइम जरूरी है। अच्छा, अब हम कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं उनकी थोड़ी बात करते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले खबर पड़ी कि भोपाल की घटना है शायद, कि एक व्यक्ति, उसको डायग्नोज हुआ कि कैंसर है। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया,
चौथे दिन वो ऊपर उसके अपने कमरे में था, उसकी वाइफ ने आवाज़ दी, उन्होंने नहीं सुना, तो वो गई ऊपर, उन्होंने देखा, उन्होंने खुद को हैंग कर लिया। कैंसर क्या इतना डरावना है? क्या कैंसर ठीक नहीं हो सकता? क्योंकि जब कैंसर होता है तो व्यक्ति शारीरिक रूप से तो शायद बाद में उसको कुछ होता है, मानसिक तौर पर वो उसी समय डेड हो जाता है, पूरा परिवार प्रभावित होता है। कैंसर जिनको है, जो लोग देख रहे हैं, जिनके परिवार में किसी को है, जानकार में किसी को है, क्या उनको वाकई कैंसर का नाम सुनते ही डरना चाहिए या डरने की ज़रूरत नहीं है? है ऐसी चीज़ें जिससे इसका बचाव हो सकता है? देखिए, ये घटना दुखद है, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर आम बीमारी की तरह एक बीमारी है जो ठीक होती है। 2-3 समस्या है। आप ये कह रहे हैं ठीक होती है? कैंसर ठीक होने वाली कैंसर बीमारी। ठीक होने वाली ठीक बीमारी होने है। वाली बीमारी। आपने 40,000 से ज़्यादा ऑपरेशन करे हैं। बिल्कुल। और कैंसर ठीक होने वाली बीमारी है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। मैं बिल्कुल अतिशक्ति नहीं कर रहा हूँ। ज़रूरत है, अभी भी बार बार कह रहा हूँ, कैंसर प्रिवेंशन की, मतलब कैंसर ना हो, इस पे काम आप लोग कर रहे हैं, जागरूकता। अगर हो तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो। इसके लिए कोई भी असामान्य लक्षण किसी को महसूस हो, असामान्य लक्षण कुछ भी हो सकता है, इंडाइजेशन, एसिडिटी, पेट का खराब होना, इतनी छोटी छोटी सी इतनी छोटी चीज़, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। तो अगर आपको कोई आम समस्या हुई, आपने डॉक्टर को दिखाया, इलाज लिया, कुछ राहत मिली, फिर से तकलीफ आ गई, एक बार कैंसर की जांच करा लें। वही समय है जब प्री कैंसर या अर्ली कैंसर डिटेक्ट होगा। अर्ली कैंसर डिटेक्ट हो, बिल्कुल क्यूरेबल बीमारी है। जो इंसान टूटता है, भ्रम बहुत फैला दिया गया कैंसर के बारे में कि कैंसर ठीक नहीं होता है। ये भ्रम पहले निकाल दें दिमाग से, कैंसर ठीक होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा जो इसमें गुमराह किया गया, बाबा थेरेपी हिंदुस्तान में चलता है। कोई भी बाबा कुछ भी पहन के बैठ गया, कैंसर का इलाज कर रहा है, कोई गौमूत्र पिला रहा है। कुछ लोग लिखते भी हैं मेरे इस पे आके कि आयुर्वेद में वर्णन है। मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि कोई भी बाबा कैंसर का एक रोगी गौमूत्र से ठीक कर दे, मैं अपना प्रैक्टिस छोड़ के उसका शिष्य बन जाऊंगा, लेकिन मॉनिटर मैं करूंगा, मरीज की जांच मैं करूंगा, वो ठीक करेगा मैं वहां देखूंगा, ठीक होने के बाद फिर मैं जांच करूंगा। या किसी संहिता में, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाग्यभट्ट, कहीं भी क्या कहीं भी गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है, ये साफ साफ मुझे एविडेंस दिखा दे। कहीं कैंसर का जिक्र है क्या किसी आयुर्वेदिक किताब में या सुश्रुत संहिता में अर्बुद, कैंसर को कहा गया अर्बुद, और बेनाइन ट्यूमर कहा गया ग्रंथि। और रोहिणी भी कोई जिक्र है, उसको भी कुछ कहा? बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन उसमें गौमूत्र से कैंसर ठीक होने की चर्चा कहीं नहीं की गई है। हमारे ऋषियों ने कभी उटपटांग बात नहीं की। हमारे ऋषि बिल्कुल साइंटिस्ट थे। आज जिसको हम साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बोलते हैं, उस जमाने में ऋषि मुनि हमारे थे, वो भी अपनी विधा की प्रैक्टिस करते थे। अगर मान लीजिए किसी को स्वास्थ्य संबंधी करना है तो वैद्य कहे जाते थे। जो भृगु संहिता लिखी गई, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड करते थे, उनको एस्ट्रोलॉजर कहा जाता था। आज क्या हुआ कि हर आदमी भारतीय संस्कृति या हिंदुत्व के नाम पे कुछ भी बोलने को तैयार है। ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड सभ्यता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो कोई अगर है तो आप ही के चैनल पे आके मुझे बताए कि कहाँ पे वर्णन है और मुझे एविडेंस दे, क्योंकि वाइस चांसलर से लेकर डीन रैंक के सारे आयुर्वेद चार्ज से मैं पूछ चुका हूँ, किसी को तो नहीं मिला अभी तक। अच्छा, लेकिन दावे करते हैं? दावे करते हैं। जो दावा करता है पहले वो डिग्रीधारी आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं है, उसके लिए BAMS की डिग्री चाहिए, एक एग्जाम क्वालिफाई करना। सब 12वीं फेल हैं जो दावे कर रहे हैं। तो ये बाबा थेरेपी, वो कैंसर को कुछ भी देता रहता है। हरियाणा में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कई जगह हमारे पास मरीज आते हैं लेके। जब कैंसर, मैं पूछता हूँ अब क्या कह रहे हैं, तो कैंसर जब एडवांस हो जाता है कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होगी, घर ले जाओ। ये तो इनके झूठे दावे हैं। तो इनके कारण लोगों को लगता है कैंसर ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो फला जगह इलाज करा लिया। अब कहिएगा कि तो ऐसी चीज़ें जब चल रही है तो हिंदुस्तान में कोई कानून है कि नहीं? कानून है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एक्ट बना हुआ है। इसके तहत ऐसा नहीं कर सकते। तो आप फिर दर्शकों को लगेगा प्रैक्टिस कैसे चल रही है? प्रैक्टिस ऐसी चल रही है कि अगर मान लीजिए इस पर रोक लगा दें तो सरकार से पब्लिक पूछेगी ना, तो फिर इलाज कराने हम कहाँ जाएँ? तुम्हारे सरकारी अस्पतालों में सारी इलाज की सुविधा अगर उपलब्ध है तब तो ठीक है, नहीं उपलब्ध है तो कोई रुद्राक्ष बाबा पैदा हो गया, कोई गौमूत्र बाबा पैदा हुआ, कोई गोबर बाबा पैदा हो जाएगा, चलने दो, पब्लिक गुमराह हो रही है। लेकिन इससे ये क्या जा रहा है, एक फॉल्स परसेप्शन जा रहा है, कैंसर ठीक नहीं होता है। ये फॉल्स परसेप्शन गया। सेकंड, थर्ड, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ।
इसमें क्या होता होगा कि जिसको फर्स्ट स्टेज में पता भी लगा, वो बाबाओं के पास गया, वो बढ़ते बढ़ते सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज में पहुंच गया, फिर उसका इलाज तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। अब फोर्थ स्टेज में आप किसी कैंसर के डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो क्या कर सकता है? आपकी हाँ। लाइफ को बढ़ा सकता है थोड़ी, और कुछ नहीं कर सकता है। हमें जागरूकता की इस लेवल पे ज़रूरत है। तीसरा डर होता है फाइनेंस, कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा बहुत है। महंगा है, ये बात सही, लोग यही कहते हैं कि घर बार बिक जाता है, अब सब कुछ हो इलाज जाता है। महंगा है तो फिर अब देखिए, बार बार मैं सरकार को घेरता हूँ। सरकार से मतलब मेरा किसी पार्टी से नहीं होता है या केंद्र राज्य सरकार से नहीं होता। सरकार से मतलब जो भी हमारे बीच के लोग चुन के जा रहे हैं, जिनके हाथ में पॉलिसी मेकिंग है। तो महंगा सस्ता की बात तो तब आती है ना जब प्राइवेट अस्पताल की बात होगी। सरकारी अस्पताल में कैंसर का इलाज क्यों नहीं उपलब्ध है? सही बात एक है। सवाल। हाँ, तो भाई आप मंदिर मांगते हैं, मंदिर मिल गया ना। 370 मांगते हैं, मिल मिल गया। गया। आप मांगिए कि स्वास्थ्य प्राथमिकता हो, इलाज की सुविधा उपलब्ध हो, और हमारा हक है, मांगना चाहिए। दूसरा, प्राइवेट में भी जा रहा है तो ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी किसके पास है? डॉक्टर के पास है, अस्पताल के पास है। अरे भाई, आपने बात है। निर्धारित किया, हाँ, आप उस पर कैपिंग करिए कि ये दवा इससे महंगी नहीं बिकनी चाहिए। क्योंकि 50 पैसे की दवा 50 Exactly. रुपए में बेच लेते हैं। उसमें 492 दवाइयों पे भी कैपिंग हुई, कैंसर की दवाइयों पे, कि इससे ऊपर नहीं बेच सकते हैं। तो मैंने सवाल पूछा, क्योंकि मैं 12-15 साल से पीछे लगा था, दवाइयों की डेट कैपिंग होनी चाहिए। तो वो कहा गया कि एसेंशियल ड्रग्स पे कैपिंग हुई। तो मैंने कहा कि नॉन एसेंशियल ड्रग्स क्या होती है भाई? सुबह आज नींद खुली तो ये क्या है, मूंगफली है कि सुबह खाने की इच्छा हुई, चलो आज दवा खाते हैं? ड्रग्स तो एसेंशियली ड्रग्स मीन्स एसेंशियल। हाँ, न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग चीज है, कि प्रोटीन हाँ। सप्लीमेंट ये अलग चीज है। विटामिन खा लिया, सप्लीमेंट्स, हाँ, कैल्शियम, लेकिन ड्रग्स तो एसेंशियल है। एसेंशियल है। ऑल ड्रग्स आर एसेंशियल ड्रग्स, और इसकी एमआरपी कैप कर देनी चाहिए। पब्लिक कोई शौक से दवा खाने नहीं जा रही है, तो दवा ऐसे कंट्रोल होगा, जांच ऐसे कंट्रोल होगा, उस पर कैपिंग करें, तब प्राइवेट में भी इलाज सस्ता हो जाएगा। यूनिफॉर्म रेट हो, मतलब कोई अस्पताल कितना पैसा ले रहा है, कोई अस्पताल कुछ पैसा ले रहा है, मनमानी चल रही है। कोविड में कैसे हमने कर दिया था, वेंटिलेटर, विदाउट वेंटिलेटर, ऑक्सीजन एंड नो ऑक्सीजन, रेट 4 रेट फिक्स हो गए थे। चाहे किसी अस्पताल में जाओ इतना ही रेट लगेगा। ठीक है, उसके पीछे भी लोगों ने बेईमानी की, वो तो अलग की बात है, डीएनए में हाँ, है, लेकिन हमने किया था। सेम हमें इसको भी एक सेंट्रलाइज कंट्रोल करना पड़ेगा, या स्टेट वाइज कंट्रोल करें, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा ट्रीटमेंट को। डॉक्टर, क्या हमारे देश में अब महिलाओं में कैंसर, चाहे ब्रेस्ट का हो, ओवरी का हो, कैंसर की संख्या बढ़ रही है? और क्या कम एज में महिलाओं को कैंसर, और इसकी वजह क्या है? इन जनरल भी भारत में कैंसर केसेज बढ़े, पुरुषों में महिलाओं में दोनों बढ़े। महिलाओं में रेशियो ज़्यादा बढ़ा। पहले पुरुषों में ज़्यादा कैंसर हुआ करता था, महिलाओं में कम। अभी महिलाओं में कैंसर केसेज बढ़े। ओवरऑल भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे कॉमन है, ओवरऑल पूरे अगर भारत को मिला दें तो। लेकिन मेट्रो सिटी को अगर लें तो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है, स्तन का कैंसर। दूसरी खास बात क्या हुई कि अर्ली एज में कैंसर डिटेक्ट होने लगा। हाँ। पहले स्तन कैंसर आमतौर पर 50 साल 60 साल की उम्र में होता था। जो यंगेस्ट फीमेल मैंने देखी है ब्रेस्ट कैंसर, 18 साल की लड़की बैक पेन, मतलब कमर में दर्द लेके किसी ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर के पास गई। जब उसने एमआरआई कराया तो देखा कि मतलब कैंसर का कोई डिपॉजिट है हड्डियों में। टेस्ट करने पे पता चला कि स्तन का कैंसर सीधा स्टेज 4 में पता चला था। चलिए, नॉर्मल केस है, 18 साल। लेकिन आम तौर पे आज 30 से 45 साल के बीच में महिलाओं में स्तन का कैंसर सबसे कॉमन हो चुका है। ये एक नया ट्रेंड आया। तीसरा नया ट्रेंड आया कि पहले मेट्रो सिटी में स्तन कैंसर ज़्यादा कॉमन था, अभी गांव में भी स्तन कैंसर उतना कॉमन हो गया। अब क्यों हुआ ये कि डिजिटल जो एक होम बना, पूरा सेम लाइफस्टाइल हमारा, सेम उनका, वो भी रात में जगे हुए हैं, वो भी फास्ट फूड खा रहे हैं, वो भी पैक्ड फूड खा रहे हैं। तो ये जो फासला कम हुआ, शहर में रहने वाले, शहर की महिलाएं इनफैक्ट थोड़े जागरूक भी हो गई कि वेट रिडक्शन के लिए काम कर रही हैं, खाने पे ध्यान दे रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर में प्रिवेंशन कर रहा है। तो इस कारण ये फासला कम हुआ और कैंसर केसेज बढ़े हैं, इसमें दो मत नहीं है। ओवेरियन कैंसर जो आपने बात कही, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, टेल्कम पाउडर, वातावरण का प्रदूषण, टेल्कम पाउडर से टेल्कम कैंसर पाउडर होता है? सिलिका होता है, इस पे तो यूएस में एक लॉ सूट हुआ। और हम तो छोटे बच्चों को टेल्कम पाउडर कितना लगाते हैं? सिलिका कंटेंट है, नहीं लगाना चाहिए। ये चीजें हमारे यहाँ पता ही नहीं है, पता किसी नहीं को। है। बच्चों को पाउडर में नहला देते हैं, लिटरली जिसे बिल्कुल कहते हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यूएस में एक चीज़ अच्छी, एजेंसी इतनी स्ट्रांग है, अभी उन्होंने बैंडेड
जो कटे फटे पे आप लगाते हैं, उस पर भी PFAS फ्री बैंडेड के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, क्योंकि जब देखा गया वहाँ के इन्वायरमेंटल एजेंसी है, उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उनके वातावरण में जहाँ पे बैंडेड डिस्कार्ड किया गया तो वहाँ PFAS की मात्रा बहुत बढ़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा ये भी एब्जॉर्ब होता है कटे फटे से, PFAS उसमें पाया गया जो वाटर प्रूफ बैंडेड है। तो अब लोग कहते हैं कि अमेरिका तो इतनी लेवल, भाई अमेरिका इस लेवल पे इसलिए बात कर रहा है कि उन्होंने टेफ्लॉन कोटिंग को हटा दिया, बाकी जगह से PFAS हटाया। तो हम पहले टेफ्लॉन कोटिंग, स्टेन फ्री शर्ट, स्टेन फ्री बेडशीट, जो कहते हैं ना कि पानी गिर गया लेकिन बेडशीट पे निशान नहीं आया, वो PFAS कोटेड होता है बेडशीट। तब जाके हम इस लेवल पे बात कर पाएंगे कि हम अपने वातावरण के प्रति जागरूक हों। जो हम इस्तेमाल करेंगे, जहाँ फेंकेंगे, हम उसी में जिंदा रह रहे हैं। आज हमने प्लास्टिक इतना फेंका, माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक से हम घिर चुके हैं और हमारे ब्लड के अंदर प्लास्टिक दौड़ रहा है। और गालिब का एक शेर है इसी पे, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं घायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो प्लास्टिक ही टपकेगा आँख से। सही बात है, लग तो रहा है जो हालात हो रहे हैं, जो स्थितियाँ हो रही हैं, उसमें तो यही लग रहा है। मेल्स में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर होता है और कौन सा एज ग्रुप है, और क्या मेल्स पे ज़्यादा ऐसा है कि हेरिडिटरी मेल्स में ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हेरिडिटरी तो जो मैंने बताया 5 से 15%, उसमें मेल फीमेल दोनों हैं। है। पुरुषों में उत्तरी भारत में माउथ कैंसर, जिसको माउथ थ्रोट का कैंसर कहते हैं, मुंह गले का कैंसर कॉमन है। ओवरऑल फेफड़े का कैंसर काफ़ी कॉमन है। स्मोकर मेल में तो कॉमन था ही। NCR में रहने वाले में जो नॉन स्मोकर मेल और फीमेल, उनमें भी लंग कैंसर मतलब फेफड़े कैंसर कॉमन हुआ, वातावरण प्रदूषण के कारण, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कारण हिंदुस्तान की महिलाओं में जो कैंसर हुआ, उसको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हम लोग कह रहे हैं इंडियन फीमेल लंग कैंसर, अलग एंटिटी दिया गया। अच्छा, क्योंकि वो जो वायु प्रदूषण है उसकी वजह से हो उसकी वजह से वो खास म्यूटेशन एक होता है, EGFR म्यूटेशन, ऐसी महिलाओं में देखा गया जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की, उनमें फेफड़े का कैंसर हिंदुस्तान में इतना कॉमन देखा गया। तो ये बहुत बड़ा लोड है हमारे ऊपर, लंग कैंसर। फिर पुरुषों में जो कैंसर पहले कम डिटेक्ट होता था, आज कॉमन हो चुका है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट एक पुरुष की ग्रंथि है जो पेशाब की थैली के नीचे प्रजनन में और इसमें मदद करती है। उसमें पहले हम लोग रेकमेंड करते हैं 60 ईयर्स से ऊपर सीरम PSA का टेस्ट कर लें। एक ब्लड टेस्ट है जो प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करता था। आज ये प्रोस्टेट कैंसर 50 साल के हिंदुस्तान के पुरुषों में कॉमन मिलने लगा है, ये बढ़ा। फिर आंत का कैंसर बढ़ा, जिसको कोलन कैंसर कहते हैं। ये 4-5 कैंसर कॉमन है। महिलाओं में एक और कैंसर उत्तरी भारत में, खासकर गंगा के तट पे रहने वाली जो महिलाएं हैं, गंगा के तट से मतलब है कि नॉट एट द बैंक, लेकिन कानपुर से बनारस होते हुए बिहार इन कर जाएं, 24 परगना, वेस्ट बंगाल, गंगा ईस्ट टेरिटरी में जब गई, गॉल ब्लैडर का कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर बड़ा कॉमन है। उस पर कई एजेंसी जो टेस्ट करती है, टेस्ट करके बता चुकी, आर्सेनिक और कैडमियम गंगा के पानी में, क्योंकि फैक्ट्री का सीपेज उसमें डाल दिया जाता है, उसके कारण कॉमन आ रहा है। इसको कंट्रोल करें। मतलब STP ऑन पेपर तो है, लगा हुआ भी है, लेकिन STP उनका काम नहीं करता है। क्या करता है, क्या करते हैं, फ्लूइड कैसे डालते हैं गंगा में, इतना हैवी मेटल्स आया कहाँ से? वही गंगा का पानी रिस्क के मिट्टी में जाता है, सिंचाई में जाता है, फसलों में जाता है, और गॉल ब्लैडर का कैंसर कॉमन होता है। तो ये उत्तरी भारत में एक और कॉमन कैंसर है। डॉक्टर, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की, बहुत सारी चीज़ें, किससे कैंसर होता क्या। अब लोग इतनी देर से सुन रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब ने बताया ये भी, इससे भी कैंसर, इससे भी कैंसर, इससे भी कैंसर, इससे भी कैंसर। मतलब हम कारण तो बता रहे हैं, लेकिन निवारण क्या क्या ऐसी, क्योंकि लाइफस्टाइल किस तरह से रखनी वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, मॉडर्न साइंस, सबका मिला जुला समागम है जो चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। लाइफस्टाइल किस तरह से अपनी रखें ताकि एक स्वस्थ जीवन जी पाएं, बीमारियां बाजार से खरीद के नहीं लाएं, और ये ना लगे कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर करें क्या, फिर जिए कैसे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है। अगर जिंदा हैं तो कैंसर का रिस्क है, तो कि जिंदा ना रहें, बिल्कुल जिंदा रहना है, लेकिन कैंसर से बच के रहना है। अब बताता हूँ फॉर्मूला। अगर कैंसर से बचने का फॉर्मूला आपको समझना है तो आप समझ लीजिए मोटापे से बच जाएंगे, डायबिटीज़ से, हार्ट डिजीज से, हाइपरटेंशन से, साथ में ये पैकेज मिल जाएगा। पैकेज है। क्या करना है, जीवन को बहुत सहज, सरल और तरल जीना शुरू करें। जीवन जटिल नहीं है, हम जटिल बनाते हैं। अब इसके लिए पहली तो बात, आज बैठें तसल्ली से, आत्मविश्लेषण करें। जो भी दर्शक सुन रहे हैं, आत्मविश्लेषण करें कि आपकी ज़रूरतें कितनी हैं।
जो निकल के आएगा, इंसान की ज़रूरतें 3 हैं: मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद। बाकी की मेहनत और मुशक्क़त दिखावे का सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। ज़रूरतें बहुत कम है, ज़िंदगी बहुत सीमित है। यही आएगा। जब ये निर्णय कर लें तब समझें कि आप खाने में कितना खाते हैं और कितनी ज़रूरत है, क्या क्या खाते हैं। प्रोक्योरमेंट उस चीज़ का रॉ आप डायरेक्टली फार्म से करें, किसानों से साठ गांठ करें, डायरेक्टली लेके आएँ। जो मैंने किया है, जो डुएबल है, वही मैं बता रहा हूँ। आप कह दें किसान को कि इसमें फर्टिलाइज़र मत डालो, इंसेक्टिसाइड मत डालो, मेरे लिए तुम 5 बीघे में धान उपजा दो, गेहूँ उपजा दो, सरसों उपजा दो, दलहन उपजा दो। इतना एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए मोर देन सफिशिएंट। आप दोस्तों में बांट लेंगे, इतनी ज़रूरत होती नहीं है। बालकनी फार्मिंग चालू करें। बेले, गुलाब, चंपा, चमेली के जो पौधे लगाते हैं हरे रंगीन, उसकी जगह धनिया, प्याज, लहसुन, इस तरह की चीज़ें गमले में आपके हो जाएंगे। गोभी गमले में सारी चीज़ हो जाती है। जो सीखना चाहें आपके चैनल पे लिखें, मैं उनको बालकनी फार्मिंग का मॉडल बना के बता दूंगा कैसे होगी बालकनी फार्मिंग, और बहुत अच्छी चीज़ें उपजा सकते हैं। कम्युनिटी फार्मिंग करें। जिस सोसाइटी में रहते हैं पार्क होगा, पार्क में आप बेवजह की फूल क्या देता है आपको, सारे इकट्ठे हों, कम्युनिटी गैदरिंग करें, ऑर्गेनिक सीड्स ले आएँ, सब लोग कंट्रीब्यूट करें, सब लोग अपने बांट के सब्जियां खाएं। कम कम खाएंगे, फ्रेश खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। बॉन्डिंग होगी, सोसाइटी, समाज, और एक दूसरे के बगल के फ्लैट में नहीं जानते कौन रहता है। यही तो सोसाइटी है। मिलिए आप एक दूसरे से, मन भी शांत होगा इससे। ये करें। मिनिमलिज्म एक थियरी है कि हमारी ज़रूरतें बहुत कम है। बहुत कम है, बिल्कुल सही बात है। तो मिनिमलिज्म को आपको समझना क्या, होर्डिंग मत करें। कहाँ चिड़िया को देखा आपने कि जमा करके रखे हुए कुछ, कल, अरे सब कुछ आज, अकाल से कोई नहीं मरने वाला है, ज़्यादा खाने से मर रहे हैं। ऑटोफेजी, बॉडी के अंदर ऑटोफेजी जनरेट करें। कैसे ऑटोफेजी जनरेट होगी? खाने के विंडो को कम करें, कभी कभी सिंपल वाटर फास्ट पे चले जाएं। इसका किसी तिथि त्यौहार धर्म से मैं मतलब नहीं रख रहा हूँ। आज इच्छा हुई, आज नहीं खाना है, एंजॉय करिए, सिर्फ पानी लीजिए। ऑटोफेजी, बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा तत्व आपके जमा हो रहे हैं, जो कैंसर का कारक है, या मोटापा या डायबिटीज, हाइपरटेंशन कारक है, इसको शरीर अपने आप खा के, ऑटो मीन्स सेल्फ, फेजी मतलब खाना, उसको खा के जिंदा रह लेता है। लेकिन आपका कैंसर रिवर्सल हो जाता है, जो कैंसर सेल बन रहे थे कम हो जाएगा। माइटोफेजी, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा जनरेट करें। कैसे? मसल के मूवमेंट को बढ़ाएं, सारी मांसपेशियाँ आपकी चले, बीएमआर बढ़ेगा, पुराने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय होंगे, नए माइटोकॉन्ड्रिया का जनरेशन होगा, पुराने माइटोकॉन्ड्रिया खा जाएगा, माइटोफेजी, नया माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट कर लिया आपने, बैठे भी रहेंगे, बीएमआर बढ़ा रहेगा। खाने में जो दाल भात सब्जी खाते हैं, या भात दाल सब्जी खाते हैं, उनसे मैं कहता हूँ सब्जी दाल भात खाओ, सब्जी ज़्यादा। अच्छा। और सब्जी पहले। अच्छा। मतलब पहले आप फाइबर लें ताकि आपके गट बैक्टीरिया को खाना मिल जाए। 30 से 70 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया हमारे अंदर है, जो सेकेंड माइंड का काम कर रहा है। साथ में आपके गट हेल्थ को, आपके जनरल लिवर हेल्थ को, फैटी लिवर कम करने में मदद करेगा। पहले आप साग सब्जी थोड़ा खा लें, गट बैक्टीरिया को खाना मिल गया। एट द सेम टाइम गट मतलब आंत की लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर लिया। इसके बाद आप लें प्रोटीन। अच्छा, दाल लिया दाल, कुछ ऐसा। राजमा, सोयाबीन, जो नॉनवेज खाते हैं, अंडा बहुत अच्छा सोर्स है ट्रिप्टोफैन का। ट्रिप्टोफैन आपको मिलेगा, गट बैक्टीरिया उसको सेरोटोनिन में कन्वर्ट करेगा, सेरोटोनिन आपके ब्रेन में जाएगा, हैप्पीनेस हार्मोन। सेरोटोनिन हैप्पीनेस हार्मोन है और डोपामिन हेडोनिस्टिक हार्मोन है। अब अंतर देखिए, चलिए इसको टच ही करते चलें। आमतौर पे जब किसी पूछिएगा हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस का हिंदी है आनंद, और हेडोनिज्म का हिंदी है सुखवाद। लोगों को पता नहीं है। हैप्पीनेस से पूछिएगा मूवी देखना और ये करना हैप्पीनेस बोलते हैं, हैप्पीनेस नहीं है, वो सुखवाद है। हैप्पीनेस एक सतत यात्रा है, आनंद में आप चलते रहेंगे, मंजिल नहीं है। जिसे आनंद कहा गया है, सही कह रहे हैं। और सुखवाद आपको मंजिल देगी। क्या है हेडोनिज्म? हेडोनिज्म है मूवी, सेक्स, पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग, ड्रग्स, चरस, अल्कोहल, सिगरेट, ये सुखवाद देगा। एक किक मिलेगा, डोपामिन ब्रेन में सर्ज होगा, आपको अच्छा लगेगा, डिप करेंगे। डोपामिन को कहा था मॉलिक्यूल ऑफ मोर, और चाहिए, दोबारा आपको वही क्रेविंग होगी। तो ये बार बार मंजिल पे पहुंचेंगे, नीचे उतरेंगे, मंजिल पे पहुंचेंगे, नीचे उतरेंगे, ये डोपामिन। लेकिन अगर हैप्पीनेस चाहिए तो ट्रांसडेंटल स्टेट, नो रीजन, लेकिन आप हैप्पी हैं। ट्रिप्टोफैन अंडे में जो है, सेरोटोनिन कन्वर्ट होकर आपको हैप्पीनेस देता है।
वेजिटेरियन क्या करें? वेजिटेरियन के लिए ट्रिप्टोफैन का तो सोर्स नहीं है, तो उनके लिए मैं कहता हूँ हर समय मेडिटेशन भी सेरोटोनिन जनरेट करता है, उनको उससे मिलेगा, ट्रांसेंडेंटल स्टेट को पाए, ये कर सकते हैं। तो फाइबर ले लिया, प्रोटीन ले लिया, उसके बाद कार्ब लेस और नो कार्ब। तो कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं। चावल में, गेहूं में ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम है, तो जो लोग सोचते हैं चावल खाने से मोटे हो जाएंगे, गेहूं खाने से नहीं। आप अपने एपिजेनेटिक्स के हिसाब से खाइए। एपिजेनेटिक्स उसको बोलते हैं कि एक बिहार में पैदा हुआ बच्चा चावल दाल खा के बड़ा हुआ, पंजाब में पैदा हुआ बच्चा रोटी खा के बड़ा हुआ। तो पंजाब के बच्चे रोटी खाएं, वो बेवजह चावल पे ना जाएं, और चावल वाले बच्चे चावल ही खाएं। जैसे जो आपका सिस्टम था उसी सिस्टम के हिसाब से आपकी आंत की ट्रेनिंग है। तो अगर कार्ब लेना है और वजन आपका अप्रोप्रिएट है, सेम रखना चाहते हैं, तो एक किचन डिजिटल तराजू आता है, किचन में रखें। 1 ग्राम कुक्ड राइस पर किलोग्राम बॉडी वेट, मतलब 80 किलो का इंसान 80 ग्राम कुक्ड राइस ले सकता है, अगर वजन आपको सेम रखना है। वजन कम करना चाहते हैं, कार्ब की मात्रा कम करें, 0.75 या 0.5, मतलब 80 ग्राम का व्यक्ति 60 ग्राम चावल या 40 ग्राम चावल। लग रहा होगा कैसे जिंदा रहेंगे? हाँ। क्योंकि अभी तक आदत आपकी है चावल दाल और सब्जी खाने के। मैं कह रहा हूँ सब्जी दाल और चावल खाने की। तो चावल कम कर लिया आपने। 14 दिन आपको दिक्कत हो सकती है, 14 डेज एक अच्छी किताबें पढ़ें, एटॉमिक हैबिट्स। जो भी चीज़ हम करने लगते हैं हमारे आदत में आ जाती है। 14 साइकिल होता है, 14 दिन का साइकिल आपके एटॉमिक हैबिट में आ जाएगा। तो आप इसको कार्ब को कम करें और कार्ब को कॉम्प्लेक्स कार्ब कर दें। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब से मतलब है कि डायरेक्ट आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ना जाए। जैसे ये करेंगे आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगा, गुड बैक्टीरिया आंत के अंदर बढ़ने लगेगा, इंटेस्टिन की लेयरिंग अच्छी हो जाएगी, आप बेवजह खुश रहने लगेंगे। ये कर लिया। फार्ब योगासन, अष्टांग योग कीजिए। किसी भी बाबा योगा इसके चक्कर में मत पड़िए। क्वालिफाइड योगा थेरेपिस्ट अगर है तो वो उससे ट्रेनिंग लीजिए। अष्टांग योग 8 अंग योग का करेंगे तभी। महर्षि पतंजलि से पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया? 8 अंग क्या क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें 5 पहले के जो अंग हैं ये तो करना पड़ेगा, बाकी 3 अंग अपघटित हो जाएंगे। धारणा, ध्यान, समाधि हो जाएंगे हैबिट। तो योगासन तब तक ना करें जब तक यम और नियम आपके जीवन में नहीं आए। तो योगासन तभी करें, फिर करें प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, तब धारणा, ध्यान, समाधि। तो आप कॉन्सेंट्रेटेड, फुल्ली फोकस्ड, फुल अटेंटिव, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वो खास करके सुने, चिड़चिड़ापन आपका कम हो जाएगा, वर्क प्रेशर कम लगेगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, लेजर टाइम आप निकाल लेंगे अपने लिए। तो इसको करना ये मत समझे टाइम की बर्बादी है, आपके टाइम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। ये कर लें। एक्सरसाइज बता दिया, नींद पूरी होनी चाहिए। ये जो आदतें बन गई है कि सोने से पहले मोबाइल पे स्क्रॉल करते हैं, दुनिया कहीं नहीं जा रही है आपके बिना। आप बेवजह चिंतित है कि दुनिया को कुछ हो जाएगा। 2 घंटे मोबाइल नहीं देखा, 8 घंटे नहीं देखा, बंद कर दीजिए। इसके लिए नो मोबाइल जोन तय कीजिए। जैसे जापान से तो हम आगे नहीं हैं, उनके यहाँ 5G बहुत पहले आ गया। उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है इचिगो इची। जिस समय जहाँ रहेंगे उस प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह एंजॉय करेंगे। तो टी टाइम, टी एरिया जो है उनका, टी जोन, वहाँ पे नो मोबाइल अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ तो टेबल बैठे होंगे सब अपना अपना मोबाइल देख रहे होंगे। बिल्कुल काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। रियल दुनिया में जो लोग हैं सामने बात नहीं करेंगे, सामने बात नहीं करेंगे। तो इससे नो मोबाइल जोन तैयार कीजिए और नो मोबाइल टाइम तैयार कीजिए। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया टाइम डिसाइड कीजिए। पूरे दिन क्यों रहना है सोशल मीडिया पे? कितने घंटे रहना चाहिए? हाँ, अब हम जैसे लोगों का तो काम ही है। इसका मैक्सिमम रिकमेंडेड टाइम है 30% ऑफ द अवेक टाइम। मतलब कोई इंसान 8 घंटे सो रहा है, 16 घंटे अवेक है। 16 घंटे का 30% कितना हुआ? 4.8, मतलब 4 घंटे। 4.8 मतलब लगभग 4 घंटे कुछ मिनट। अब इतने में रिकमेंडेड है 70% एक्टिव पैसिव टाइम, स्क्रीन टाइम का। मान लीजिए 4 घंटे रख लीजिए मोटा मोटी, तो इसका 70%, 7 चौक 28, 2.8 आवर्स आपको एक्टिव टास्क मैनेजर रहना है। अच्छा, मतलब रियल मेल पे रिप्लाई करना, पॉडकास्ट देख सकते हैं, मेल पे रिप्लाई कर सकते हैं। 30% इंटरटेनमेंट, जिससे हेडोनिस्टिक मॉलिक्यूल डोपामिन आपको रिलीज कराना है। 30% आप वो रील्स देख सकते हैं, शॉर्ट्स देख सकते हैं। तो ये रिकमेंडेड है, बट नॉट 2 आवर्स बिफोर स्लीप। 2 घंटे पहले आपके ब्रेन की वायरिंग को शांत होने दीजिए,
ताकि नींद आपकी अप्रोप्रिएट। आपको पता नहीं चलेगा, सबकॉन्शियस माइंड जब रीड कर रहा हो, मेरा दोस्त स्वीडन चला गया, उसने मर्सिडीज खरीद ली, उसने BMW, यही आप स्क्रॉल कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर्ड कर रहा है। जब आप सोने गए तो रात में सपनों में यही दिख रहा है। रेम स्लीप एंड नॉन रेम स्लीप, दो टाइप का स्लीप हो, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। दोनों का बैलेंस हमारे लाइफ में ज़रूरी है। ये स्क्रीन टाइम से जब डिस्टर्ब होगा तो आपकी नींद अच्छी नहीं होगी। आप सो तो रहे होंगे इन आवर्स, लेकिन अब साउंड स्लीप में नहीं होंगे, तो अगले दिन आप फ्रेश नहीं महसूस करेंगे, जम्हाई लेते रहेंगे, डे टाइम नॉडिंग, झपकी आएगी आपको। इससे बचना है तो ये ज़रूरी है। वाईफाई राउटर मैंने बताया बंद करना है। बीच बीच में डिटॉक्सिफाई करना है अपने आप को। कैसे डिटॉक्सिफाई करना है? जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, ब्रोकली, गोभी, कैबेज, बंद गोभी, इस तरह की चीज़ों में एक केमिकल एलिमेंट है जो लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। इसका सेवन करें। सोना, स्टीम या एक स्वेदन की क्रिया आयुर्वेद में है, जिसका छोटा सा क्यूबिकल आता है, जो बेसिकली आप एथान तक डिप करके स्वेटिंग कराते हैं, मतलब आपके पोर्स खुल जाएं स्किन के, टॉक्सिन रिलीज करने में बहुत मदद कर, जो पेंटअप टॉक्सिन है बॉडी के अंदर, जिसके कारण आपको कैंसर जैसी समस्या होती है, इसको रिलीज कराएं। आयुर्वेद में और भी डिस्क्रिप्शन है, पंचकर्मा, लेकिन उसका भी व्यापार हो गया। क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डिग्रीधारी वैद्य को संपर्क करके उनसे पूछिए कि उनके लिए क्या रिकमेंडेड, संप्राप्ति बनाएंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सा पंचकर्मा आपके लिए रिकमेंडेड, उसको कराएं। ये बेसिक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। कि अब ये क्यों करना है कि रह तो रहे हम इसी वातावरण में, अटैक हमारे ऊपर सारी चीज़ों का होना है, हमें अपने डिफेंस सिस्टम को तैयार करना है। डिफेंस सिस्टम में कम खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा से मतलब है अप्रोप्रिएट सोना, शुगर कम, प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल खत्म, नो पिल्स, हो सके दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। जैसे हल्का सर दर्द हुआ, हल्की बुखार, आप दवा ले लेते हैं, मत लीजिए। बॉडी के अंदर डिफेंस है, हीलिंग मैकेनिज्म डेवलप करने दीजिए। इन सबको करने से आपका फाइटिंग मैकेनिज्म बॉडी का स्ट्रांग होगा और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम हमारा हर समय एक्टिव रहता है। वो है नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेज। हमारे बॉडी के ऊपर कुछ भी अटैक होता है, सबसे पहले एक्टिवली जाके किल कर देता है, और इसके बाद हमारा स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम काम करता है। ये तभी काम करेगा जब आपके अंदर बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स, टॉक्सिन कम, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा, शुगर कम, इंसुलिन कम, ये ज़्यादा एक्टिव रहेगा। अगर ये बॉडी को जब देते हैं तो कैसे आप कहेंगे कैसे दें? एवरी टाइम यू रिमेंबर, वेन एवर यू ईटिंग, आप निवाला उठाएं तो ये सोचें कि ये पॉइजन का काम करेगा या मेडिसिन का काम करेगा। ऑल फूड इज मेडिसिन, एट द सेम टाइम ऑल फूड कैन बी पॉइजन इफ नॉट टेकन प्रॉपर्ली। बस इतना ही अंतर है। तो फूड को आप मेडिसिन समझ के लें, हर चीज़ का कंपोनेंट समझें, और जैसे मिनिमलिज्म अप्रोच में जाएंगे तो आप बंद डब्बे में बाजारवाद के चक्कर में कम पड़ने लगेंगे। आपको सच में लगेगा कि बेवजह मैं बहुत पैसे खर्च कर रहा था। सच में सेविंग भी हो जाएगी। सेविंग भी हो जाएगी। मतलब हम पैसा खर्च करके बीमारी खरीद के लाते हैं कुल मिला के। कैंसर बाजार में बिकता है और हर रोज इंसान खरीदता है, और उसके बाद कहते हैं कि कैसे हो गया, बीमारी कैसे आ गई, फिर उसके बाद इलाज में उतना पैसा खर्च करते हैं। डॉक्टर अंशुमान, थैंक यू सो मच। मतलब आपने जो चीज़ें बताई हैं, शायद बहुत कम लोग ये चीज़ें जानते होंगे, और ये पॉडकास्ट देखने के बाद कई लोगों की आंखें खुलेंगी, समझ में आएगी कि हम किस तरह से खुद बीमारी को मैनिफेस्ट कर रहे थे। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं तो गुजारिश करूंगा, यान भारत अगर देख रहे हैं तो आप कमेंट में लिखिए कि ये चर्चा, ये भी आनंद है। हाँ। सतत यात्रा रहेगी। आप कमेंट पे लिखिए, जो सवाल को छूट गए आप सवाल भेजिए, फिर अगले सीरीज में इसको कवर करेंगे। बिल्कुल, आप लोग ये पॉडकास्ट देखिए, और आपके मन में जो सवाल हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया उनसे रिलेटेड सवाल है, या कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको दी गई है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।